मैंने अपनी जर्नल में सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं 10 बिलियन कमाना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं नीचे देखता हूँ तो मेरे पैरों के पास एक दूसरी जर्नल पड़ी होती है, बिल्कुल मेरी जर्नल जैसी। जब मैं उसके अंदर लिखा पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसमें लिखा है, प्रिय दादाजी, मुझे यह नोटबुक आपकी चीजों के बीच बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में मिली। मैंने आपका आइडिया देखा, आप एक जीनियस हैं। टेक्नोलॉजी अब ऑब्जेक्ट्स को समय में पीछे भेज सकती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में एक घातक कमी है, ये बेहद महंगी है। हमारे परिवार की गरीबी बदलने के लिए मैंने अपनी आखिरी पाई तक खर्च करके आपको यह आंसर जर्नल भेजने का फैसला किया है। आंसर जर्नल बिल्कुल आपकी क्वेश्चन नोटबुक से मेल खाती है। दोनों में ठीक 100 पेजेस हैं और हर पेज आपकी नोटबुक के उसी पेज से संबंधित है, उस पेज पर लिखे प्रश्न का उत्तर देता हुआ। जो पेज आप अभी पढ़ रहे हैं वह क्वेश्चन नोटबुक के पेज 8 का उत्तर है। आपकी पहली दौलत कहाँ से आएगी? दर्ज इतिहास के अनुसार ये पेज लिखने के 3 दिन बाद उत्तर में एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। जिस क्षेत्र में यह कॉन्फ्लिक्ट होगा वह एक प्रमुख ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। इसलिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आज के 30 प्रति बैरल से बढ़कर 21 दिनों में 150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी। इससे पैसा कैसे कमाना है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना? एक आखिरी बात, चाहे कुछ भी हो, इस जर्नल में आगे मत देखना। तुम्हें पहले अपने नोटबुक में प्रश्न लिखना होगा और उसके बाद ही आंसर जर्नल का संबंधित पेज खोलना होगा। अगर तुम आगे के पेजेस देखोगे तो उसके बाद के सारे पेजेस हमेशा के लिए खाली हो जाएंगे और तुम्हें कभी कोई दूसरा उत्तर नहीं मिलेगा। इसे याद रखना, इसे याद रखना। मैं अपने सामने रखी दोनों जर्नल्स को घूरता रह गया। मेरा जबड़ा लगभग जमीन पर गिर चुका था। यह सदमा शब्दों से परे था। जो चीज तुम अपने दिल में रखते हो उसकी प्रतिध्वनि तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। किसी ने वास्तव में मेरी इच्छा का उत्तर दिया था और भविष्य से एक जर्नल भेजी थी। ये पागलपन था। मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और इंटरनेशनल न्यूज देखने लगता हूँ। दुनिया पूरी तरह शांत है। युद्ध का सबसे छोटा संकेत भी कहीं नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बिल्कुल जर्नल के अनुसार हैं, $30 प्रति बैरल। अगर जर्नल सही है और 21 दिनों में कीमत $150 तक पहुंचती है तो यह पूरे 5 गुना की बढ़ोतरी होगी। इस पर विश्वास करना लगभग असंभव था, लेकिन मेरे सामने रखी जर्नल बार बार याद दिला रही थी कि यह वास्तविक है, ये कोई सपना नहीं है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स मार्केट में पूरी ताकत से निवेश कर दो, लेकिन अगर जर्नल की जानकारी गलत निकली तो तब मैं सब कुछ खो दूंगा। अभी भी पूरी तरह आश्वस्त न होने के कारण मैंने फैसला किया कि इस फ्यूचर जर्नल की सच्चाई एक बार और परखूंगा। मैं क्वेश्चन नोटबुक के पेज 2 पर जाता हूँ, पेन उठाकर लिखता हूँ, मुझे कैसे पता चले कि तुम सच कह रहे हो? मुझे ऐसी कोई खबर दिखाओ जो अभी तक हुई ही नहीं है। ये लिखने के बाद मैं गहरी सांस लेता हूँ और आंसर जर्नल उठाता हूँ। अगला पेज, पेज 2 खोलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखता हूँ। आज दोपहर 3:29 बजे जापान के होक्काइडो के समुद्री क्षेत्र में मैग्नीट्यूड 5 का अर्थक्वेक आएगा। मैं पढ़ना खत्म करता हूँ और अपना फोन निकाल लेता हूँ। अभी समय ठीक 3 बजे दोपहर का है। मैं न्यूज सर्च करता हूँ, कहीं कुछ नहीं। मैं आधे घंटे तक बेचैनी से इंतजार करता हूँ और लगातार रिफ्रेश करता रहता हूँ। फिर चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क एक ब्रेकिंग अलर्ट जारी करता है। निर्धारित किया गया है कि आज दोपहर 3:29 बजे जापान के होक्काइडो के समुद्री क्षेत्र में मैग्नीट्यूड 5.9 का अर्थक्वेक आया। कोऑर्डिनेट्स 100 ईस्ट 25.8 नॉर्थ पर। मैंने जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली। अर्थक्वेक सचमुच आया था। स्थान और समय दोनों पूरी तरह सटीक थे। वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ किसी अर्थक्वेक की इतनी पहले भविष्यवाणी करना असंभव है। ऐसा लग रहा था कि आंसर जर्नल वास्तव में मेरे भविष्य के वंशजों द्वारा समय में पीछे भेजी गई थी और इस जर्नल के आने के बावजूद इतिहास जरा भी नहीं बदला था। सब कुछ ठीक उसी तरह आगे बढ़ रहा था जैसा होना था। यह मेरे लिए सबसे अच्छी खबर थी। इतिहास नहीं बदला था, जिसका मतलब था कि जर्नल में भविष्य के बारे में दी गई जानकारी सही थी। 3 दिनों में उत्तर में वास्तव में युद्ध शुरू होगा और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स $300 से बढ़कर $150 तक पहुंच जाएंगी। अब योजना बनाने की बारी थी। 21 दिनों की अवधि में मेरी पूंजी 5 गुना हो सकती है। अगर लेवरेज जोड़ दिया जाए तो मुनाफे की कोई सीमा नहीं रहेगी, लेकिन यह सब करने के लिए अच्छी खासी शुरुआती पूंजी चाहिए। सौभाग्य से मैंने 3 साल पहले कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। मैंने खुद बहुत पैसा नहीं कमाया था, लेकिन मेरा परिवार संपन्न था। मेरे माता पिता ने रंजन में मेरे लिए एक अपार्टमेंट और एक कार खरीदी थी। अब जब मेरे पास भविष्य की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी जिससे मैं अपने रिटर्न्स को अधिकतम कर सकता था, तो जाहिर है कि मैं पूरा दांव लगाने वाला था। जहां तक इन्वेस्टमेंट के लिए परिवार से पैसे मांगने की बात थी, मैंने इसके खिलाफ फैसला किया। फ्यूचर जर्नल का रहस्य
मैं किसी को बताने वाला नहीं था। अगर मैं अचानक अपने परिवार से इंटरनेशनल फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए पैसे मांगता तो वे शायद सोचते कि मैं किसी स्कैम का शिकार हो गया हूँ। न सिर्फ मुझे पैसे नहीं मिलते बल्कि वे मेरी कार और अपार्टमेंट पर भी रोक लगा सकते थे। और अगर मैं यह इन्वेस्टमेंट विंडो खो देता तो जर्नल की जानकारी पूरी तरह बेकार हो जाती। कौन जानता है कि दौलत बनाने का अगला मौका कब मिलेगा। मन बना लेने के बाद मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ, बैंक से कांटेक्ट करता हूँ और अपनी अपार्टमेंट और कार को तुरंत कोलैटरल के तौर पर रखने की कोशिश करता हूँ। कई कॉल्स के बाद जो जवाब मिलता है वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं होता। मार्केट वैल्यू के हिसाब से मेरी अपार्टमेंट और कार की कीमत लगभग 4.5 मिलियन युएन है, लेकिन मेरी कमजोर रीपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए बैंक उन एसेट्स के बदले केवल 3 मिलियन ही देने को तैयार है और अप्रूवल प्रोसेस में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मेरे लिए इस समय टाइम ही मनी है। बैंक लोन साफ तौर पर काम नहीं आने वाला, इसलिए सबसे आसान और सीधा विकल्प है अपार्टमेंट और कार दोनों को बेच देना। मनी बोलता है और रियल एस्टेट एजेंट्स तेजी से काम करते हैं। अगले ही दिन अपार्टमेंट और कार दोनों के बायर्स मिल जाते हैं। कुल 4.5 मिलियन वैल्यू वाले एसेट्स 4 मिलियन कैश में बिक जाते हैं और पैसा तुरंत मेरे अकाउंट में आ जाता है। क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है इसलिए प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ता है, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 4 मिलियन सिर्फ एक छोटा सा लीवर है। मुझे एक फुलक्रम दे दो और मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ, एक मिरेकल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं बायर के साथ अग्रीमेंट साइन कर रहा होता हूँ मेरा फोन अचानक बज उठता है। मैं कॉल उठाता हूँ और दूसरी तरफ से मेरी गर्लफ्रेंड सिरीना की मीठी और फ्लर्टी वॉइस सुनाई देती है। बेब, क्या कर रहे हो? मैं फोन को ठोड़ी के नीचे दबाकर सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहता हूँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। क्या हुआ बेब? दूसरी तरफ सिरीना को साफ तौर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह उसी मीठी आवाज में बोलती रहती है, बेब, आज मैंने मॉल में एक गुच्ची बैग देखा, बहुत सस्ता है, सिर्फ लगभग 20,000, मुझे गिफ्ट में चाहिए। सिरीना जानती है कि मेरे परिवार के पास पैसा है। मैं हमेशा उसे लग्जरी गिफ्ट्स खरीद कर देता रहा हूँ, इसलिए वह अब अपना चार्म ऑफेंसिव शुरू कर चुकी है। लेकिन मैंने अभी फ्यूचर्स मार्केट के लिए कैपिटल जुटाने के मकसद से अपनी अपार्टमेंट और कार बेच दी है। गोलियां तब चलाओ जब उनका सही समय हो। अभी 20,000 खर्च कर दूं और 21 दिन बाद मेरा रिटर्न शायद 1 मिलियन कम हो जाए, इसलिए मैं उसे मना कर देता हूँ। बेब, मैं अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी ज्यादा कैश नहीं है। कुछ दिनों में पैसा वापस आ जाए फिर मैं तुम्हें यह खरीद दूंगा, सबसे महंगा वाला डील। लेकिन जैसे ही सिरीना मुझे मना करते हुए सुनती है उसका पूरा मूड बदल जाता है। वह झल्ला कर बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी चाहिए। तान्या के बॉयफ्रेंड ने उसे पहले ही एक दिला दिया है, अगर मेरे पास नहीं हुआ तो वह मुझसे आगे निकल जाएगी। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और धैर्य से उसे शांत करने की कोशिश करता हूँ। बेब प्लीज, मेरे पास अभी सच में एक्स्ट्रा कैश नहीं है, जैसे ही फंड्स आ जाएंगे मैं तुरंत तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, ठीक है? नहीं, तुम्हारे पास पैसा है और तुम बस मुझ पर खर्च नहीं करना चाहते। चीप केट, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। और इतना कहकर सिरीना गुस्से में फोन काट देती है, मुझे सफाई देने का मौका तक नहीं देती। मैं अजीब सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता हूँ और खुद भी हल्की सी झुंझलाहट महसूस करता हूँ। गर्लफ्रेंड के रूप में सिरीना हर बॉक्स टिक करती है, गौरी स्किन, खूबसूरत फेस और लंबी टांगे। कॉलेज के दिनों में उसके पीछे लड़कों की कभी कमी नहीं रही। आखिरकार मेरी लुक्स और मेरे परिवार की वेल्थ ने उसका दिल जीत लिया था। हम दोनों को साथ हुए अब 3 या 4 साल हो चुके हैं, लगभग एंगेजमेंट वाली स्टेज तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सिरीना में एक कमी है, वह बहुत ज्यादा वेन है, कंपटीशन पसंद करती है और हर तरह के लग्जरी ब्रांड की दीवानी है। हमेशा मुझसे महंगे गिफ्ट्स की उम्मीद रखती है। अगर मेरा परिवार अमीर ना होता तो मैं कभी उसका साथ नहीं निभा पाता। एक बार मैं इस ऑयल फ्यूचर्स वेव से फायदा उठा लूं, फिर उसे जो भी बैग चाहिए होगा मैं खरीद दूंगा। अपने आप से कुछ शब्द बड़बड़ाते हुए मैं आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आता है। मैसेज कंफर्म करता है, सेल से प्राप्त 4 मिलियन कैश डिपॉजिट कर दिए गए हैं। ये पहले से ही बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी जिंदगी में सिर्फ एक बार आने वाली है। जितना हो सके उतनी तैयारी रखना बेहतर है। रुको डेवन, उसने जो पैसा मुझसे उधार लिया था वह पहले वापस लेना चाहिए। अगर बाद में उसे जरूरत हुई तो मैं फिर से उसे लोन दे सकता हूँ। डेवन का ख्याल अचानक मेरे दिमाग में आता है और मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं फोन निकालकर उसे वीडियो कॉल करता हूँ। डेवन मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों ने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल साथ में पढ़ा था, लेकिन डेवन के ग्रेड्स काफी खराब थे और वह कभी कॉलेज नहीं जा पाया, इसलिए उसने जल्दी ही वर्कफोर्स ज्वाइन कर ली। मेरी तुलना में डेवन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए जब भी हम डिनर के लिए बाहर जाते या क्लब्स में जाते, बिल हमेशा मैं ही पे करता था।
कभी कभी जब डेवन के पास कैश कम होता तो मैं उसे अपने पैसे उधार दे देता था। हालांकि हर बार लोन ज्यादा नहीं होता था, सिर्फ 3,000 से 5,000 के बीच, लेकिन सालों में जोड़ने पर वह रकम 100,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। वीडियो कॉल जल्दी कनेक्ट हो जाती है। स्क्रीन पर डेवन का चेहरा दिखाई देता है। वह बड़े उत्साह से मेरा स्वागत करता है। रे, क्या हाल है? आज रात ड्रिंक्स के लिए ले जा रहे हो क्या? मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, आज मेरा कुछ काम है, ड्रिंक्स फिर कभी। मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम मेरा उधार लौट सकते हो? डेवन ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई देती है। उसका लहजा सख्त हो जाता है। उधार लौटाऊं? क्यों लौटाऊं? उसके ये सीधे शब्द सुनकर मुझे अविश्वास में लगभग हंसी आ जाती है। कर्ज लिया है तो लौटाना पड़ता है। दुनिया ऐसे ही चलती है। तुमने मेरा पैसा उधार लिया था और मैं उसे वापस मांग रहा हूँ। इसमें समस्या क्या है? उसका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पैसा मैंने उससे उधार लिया हो। मैं परेशान हो जाता हूँ, लेकिन अच्छे संस्कार मुझे फट पड़ने से रोकते हैं और सालों की दोस्ती मुझे सीधे टकराव से बचाती है। इसीलिए मैं धैर्य बनाए रखता हूँ। देखो यार, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे सच में पैसों की जरूरत है। मैंने अभी हमारी मैसेज हिस्ट्री देखी। सिर्फ पिछले लगभग 1 साल में ही तुम मुझसे 100,000 से ज्यादा उधार ले चुके हो। ऐसा करते हैं, बाकी छुट्टा छोड़ देता हूँ, बस 100,000 लौटा दो, ठीक है? जो चेंज मैं छोड़ रहा हूँ वह वास्तव में बिल्कुल छोटी रकम नहीं है, लगभग 10,000 के करीब है। मुझे लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा उदारता दिखा रहा हूँ, लेकिन डेवन तुरंत जवाब देता है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। रे, कम ऑन, ये ठीक नहीं है। तुम्हारा परिवार अमीर है, कोई दिक्कत आई है और उनसे मांगने की बजाय तुम मेरे जैसे गरीब आदमी के पीछे पड़े हो। ये काफी गलत है। मैं गुस्से से लगभग हंस पड़ता हूँ। उसकी बात की बेतुकापन मेरे गुस्से को ठंडा करके कुछ और ही बना देता है। मैं कहता हूँ, मेरे परिवार का बिजनेस भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वे मेरी मदद नहीं कर सकते। देखो, पैसा जुटाने के लिए मैंने अपनी अपार्टमेंट और कार तक बेच दी है। मैं फोन घुमाकर अपार्टमेंट की तरफ कैमरा कर देता हूँ। वहाँ क्लीनिंग क्रू और मूवर्स काम में लगे हुए हैं। कोई भी देखकर समझ सकता है कि यह जगह जल्द ही किसी और की होने वाली है। यह देखकर डेवन की आवाज कई स्वर ऊपर चढ़ जाती है। तुमने सच में अपार्टमेंट और कार दोनों बेच दी? फिर वह बोल पड़ता है, तो अब मैं लड़कियों से मिलने बाहर जाऊंगा तो किस कार में जाऊंगा? शायद उसे खुद भी एहसास हो जाता है कि यह कितना बेहुदा लग रहा है। डेवन रुकता है और उसके चेहरे पर मुश्किल से छिपाई गई खुशी उभर आती है। रे, क्या तुम बैंकरप्ट हो गए हो? मैं ना इसकी पुष्टि करता हूँ ना इनकार। बस स्क्रीन पर डेवन को देखते हुए कहता हूँ, तुम खुद देख सकते हो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। क्या तुम अभी वह 100,000 लौटा सकते हो? लेकिन डेवन पहले से भी ज्यादा अड़ जाता है। वह अधीर होकर कहता है, रे, तुमने अपार्टमेंट बेच दी है? साफ है कि तुम कंगाल हो चुके हो। मेरे 100,000 तुम्हारी समस्याओं के सामने बाल्टी में एक बूंद जैसे हैं। तुम्हें लौटाकर उन्हें बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं उन्हें अपने पास ही रखूं। एक गरीब आदमी की मदद समझ लो। इतने सालों से हम लगभग भाई जैसे हैं। बस बहुत हुआ, दोबारा मत मांगना। मैं निश्चित रूप से पैसा वापस नहीं करूंगा। बाय। और फिर क्लिक। डेवन बिना किसी झिझक के कॉल काट देता है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ, पूरी तरह स्तब्ध। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? जिसने पैसा उधार लिया वही ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो, और जिसने उधार दिया वही गिड़गिड़ाने की स्थिति में पहुंच गया। ये कैसी दुनिया है? इस समय मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा। सब कुछ इतना बेतुका और अवास्तविक लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेवन के दिमाग में सालों की दोस्ती 100,000 के सामने टिक भी नहीं पाएगी। मैं लगभग उसके सोचने का तरीका समझ सकता हूँ। अब जबकि मैं बैंकरप्ट दिखाई दे रहा हूँ, मैं कभी भी वह आदमी नहीं रहूंगा जो डिनर्स और ड्रिंक्स का बिल भरता था, क्लब्स में जाकर लड़कियां पटाने में पैसे उड़ाता था या उसे और पैसा उधार देता था। मेरा गरीब वर्जन उसके किसी काम का नहीं है। इसलिए डेवन की नजर में मेरी सारी वैल्यू खत्म हो चुकी है। उसने इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया, यहाँ तक कि पुल भी जला दिया, और उसकी लॉजिक में ये पूरी तरह समझदारी भरा कदम है। आखिर इस दुनिया में किसी को दिया हुआ उधार वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है, नहीं तो इतने सारे डेडबीट्स क्यों होते? और ऊपर से मैंने डेवन को जितने भी लोन दिए थे लगभग सभी डिजिटल ट्रांसफर थे, एक भी रिटर्न आईओयू नहीं। लेकिन डेवन ये नहीं जानता कि मैं बिल्कुल बैंकरप्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ जितना हो सके उतना कैपिटल जुटा रहा हूँ ताकि अपने गेन्स को मैक्सिमम कर सकूं। 1 महीने बाद जब मैं इस ऑयल फ्यूचर्स रन से कैश आउट करूंगा तब डेवन के चेहरे का भाव देखने लायक होगा। उस समय मैं कोई खर्च नहीं बचाऊंगा, सबसे अच्छा लॉयर हायर करूंगा और डेवन को कोर्ट तक घसीट कर हर एक सेंट वापस निकलवाऊंगा। अगर क्रूल्टी का जवाब काइंडनेस से दिया जाए तो काइंडनेस का जवाब किससे दिया जाना चाहिए? काइंडनेस का जवाब काइंडनेस से, और क्रूल्टी का जवाब जस्टिस से। डेवन का पैसा अभी जल्दी वापस मिलने वाला नहीं है। मेरी उंगली फोन स्क्रीन पर स्क्रॉल करती है और एक दूसरे दोस्त की प्रोफाइल पिक्चर पर जाकर रुक जाती है। ट्रेविस। डेवन की तरह ट्रेविस भी कई सालों पुराना दोस्त है। उसने डेवन जितने 100,000 तो उधार नहीं लिए, लेकिन समय के साथ उसकी रकम भी 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। मैं सोचता हूँ कि पहले ट्रेविस का पैसा वापस ले लिया जाए। आखिर ऑयल प्राइसेस के पीक पर पहुंचने में अभी भी 1 महीना बाकी था
और मुझे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ कैश हाथ में रखना था। लेकिन जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह यह था कि जैसे ही ट्रेविस ने कॉल उठाई उसने सीधे हमला बोल दिया। रे, सुना है तुम बैंकरप्ट हो गए। मैं अंदर ही अंदर चीख उठा। ये पूरा बैंकरप्सी वाला मामला डेवन का लगाया हुआ अंदाजा था और मुश्किल से कुछ ही मिनट हुए थे फिर भी ट्रेविस को सब पता चल चुका था। साफ था कि डेवन पूरी मेहनत से यह खबर हर उस इंसान तक पहुंचा रहा था जिससे उसका संपर्क हो सकता था। अच्छी खबर घर में रहती है, बुरी खबर हवा से भी तेज फैलती है। मैं एक लंबी सांस लेकर कहता हूँ, ये डेवन ने बताया है ना? ये सच नहीं है। उस बकवास को छोड़ो। मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वो 10,000 से ज्यादा वाला पैसा लौटा सकते हो जो तुमने मुझसे उधार लिया था? मुझे उसकी बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ से ट्रेविस ऐसे जवाब देता है जैसे उसे पहले से सब पता हो। रे, मैं तो इस महीने अपना क्रेडिट कार्ड बिल भी नहीं चुका पाया हूँ। सच कहूं तो मैं खुद अभी तुम्हें कॉल करके मदद मांगने वाला था। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता है। मैं समझ जाता हूं कि ट्रेविस पहले ही तय कर चुका है कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं और वह उन 10,000 को हमेशा के लिए राइट ऑफ करने वाला है। एक शब्द भी और बर्बाद किए बिना मैं कॉल काट देता हूं। दुनिया ठंडी हो चुकी है और लॉयल्टी मर चुकी है। मैं भीतर ही भीतर गुस्से से उबलता हूं। अगर मैं भविष्य में कभी किसी को पैसा उधार दूं तो मैं ही मूर्ख हूं। बस इंतजार करो। अभी मेरे पास तुम लोगों से निपटने की एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस ऑयल फ्यूचर्स प्ले को पूरा कर लूंगा तुम लोग मेरा हर एक सेंट वापस करोगे, वह भी इंटरेस्ट के साथ। ये समझते हुए कि अब किसी और को कॉल करना बेकार है, मैं और कैपिटल जुटाने का विचार छोड़ देता हूँ। इसके बजाय जो पैसा मेरे पास है उसी से ऑयल फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू कर देता हूँ। मैं ओवरसीज ट्रेडिंग ऐप खोलता हूँ और क्रूड ऑयल फ्यूचर्स इंटरफेस में प्रवेश करता हूँ। क्योंकि अभी वॉर शुरू नहीं हुई थी, पूरी दुनिया पूरी तरह शांत थी। क्रूड ऑयल प्राइसेस बिल्कुल स्थिर थीं, लगभग $30 प्रति बैरल के आसपास। डॉलर से सीधे जुड़ी हुई एक बेंचमार्क कमोडिटी होने के कारण किसी बड़े मार्केट इवेंट के बिना क्रूड ऑयल में लगभग कोई मूवमेंट नहीं होता। मैं गहरी सांस लेता हूं और ऑल इन चला जाता हूं। पूरे 4 मिलियन को क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में झोंक देता हूं। ट्रेडिंग ऐप मैच्योर और एफिशिएंट है। करंट एक्सचेंज रेट और एक छोटे से स्प्रेड के साथ मेरे फंड्स कन्वर्ट करके सब कुछ फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट कर देता है और मेरे पास मौजूद रॉक सॉलिड इंफॉर्मेशन सोर्स के भरोसे मैं अपना लेवरेज एक बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता हूं, पूरे 50 टाइम्स। यह उस तरह की धार पर लगाया गया दांव था। अकाउंट में मामूली सा उल्टा मूवमेंट भी मुझे फोर्स लिक्विडेशन तक पहुंचा सकता था। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू होगी क्रूड ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी। मेरे पास जो एब्सोल्यूट इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी उसी की वजह से कोई इतनी ऊंची लेवरेज इस्तेमाल करने की हिम्मत कर सकता था, वरना यह निश्चित बर्बादी थी। 50 टाइम्स लेवरेज के बावजूद क्रूड ऑयल जैसी विशाल कमोडिटी के मुकाबले मेरी कैपिटल अभी भी बहुत छोटी थी। फ्यूचर्स मार्केट में एंट्री करने के बाद भी उससे कोई लहर तक नहीं उठी। प्राइसेस पहले की तरह स्थिर रहीं। अब मुझे सिर्फ इंतजार करना था, इंतजार की वॉर अगले दिन शुरू हो और 21 दिनों बाद क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाए। तब मेरा प्रिंसिपल 50 टाइम्स लेवरेज के साथ कई गुना बढ़ जाएगा। एक महीने में मेरे 4 मिलियन 1 बिलियन बन जाएंगे। हालांकि मैं यह गणित 1000 बार कर चुका था, फिर भी यह संख्या मेरा सिर घुमा देती थी। अब सब कुछ तैयार था, सिर्फ एक चिंगारी की कमी थी। 21 दिन बाद हार्वेस्ट टाइम आने वाला था। उत्साह से धड़कते दिल के साथ मैं बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेट जाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और चुपचाप वॉर शुरू होने का इंतजार करता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट दुनिया की हर स्क्रीन पर छा जाती है। सिर्फ 1 घंटे के भीतर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स $30 प्रति बैरल से बढ़कर $29 पर पहुंच जाते हैं। एक ही झटके में 30% की छलांग। और मेरे 4 मिलियन इस पहली छोटी वेव पर 50 टाइम्स लेवरेज के साथ सवार होकर पहले ही मुझे पूरे 60 मिलियन का प्रॉफिट दे चुके थे। उन नंबर्स को देखते हुए मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। ये असली पैसा था, इतनी वेल्थ जितनी अधिकांश लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते, और मैंने इसे सिर्फ 1 घंटे में कमा लिया था। ओवरनाइट रिच होना भी इस स्थिति को सही तरह से बयान नहीं कर सकता। अगर मैं इसी पल अपने फ्यूचर्स सेल कर दूं तो 60 मिलियन प्रॉफिट लेकर निकल सकता हूं, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। जर्नल ने पहले ही बता दिया था कि यह रैली सिर्फ शुरुआत है, असली मैडनेस अभी बाकी है। पूरे 21 दिनों तक, जब तक क्रूड ऑयल अपने एब्सोल्यूट पीक पर नहीं पहुंच जाता, मैं तभी सेल करूंगा और कैश आउट करूंगा। इस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक विशाल वेव पर सवार हूं जो अभी भी ऊंची होती जा रही है, और जब तक मैं सही पोजीशन में बना रहता हूं, ये वेव मुझे बिना किसी प्रयास के उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। जैसे जैसे वॉर की आग और भड़कती जाती है, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स लगातार ऊपर चढ़ते रहते हैं। जब तक यह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रुकने के कोई संकेत नहीं देता, रैली जारी रहने वाली है। 39.6, 40.2, 40.7। वृद्धि की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है,
लेकिन कर्व अब भी रॉक सॉलिड है, सीधा ऊपर की ओर इशारा करता हुआ। मेरी फ्यूचर्स होल्डिंग्स की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है और जो फॉर्च्यून में कैश आउट कर सकता हूँ वह हर मिनट बढ़ता जाता है। नहीं, रुक जाओ, मैं इस तरह लगातार एक्साइटेड नहीं रह सकता। अगर पैसा आने से पहले ही मेरा शरीर जवाब दे दे तो फिर इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं खुद को मजबूर करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्क्रीन बंद करता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और धीरे धीरे अपने तेजी से धड़कते दिल को नियंत्रण में लाता हूँ। ये रैली 21 दिनों तक चलने वाली है। ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं इसे हर सेकंड देखता रहूं। और अब जबकि पहली सर्ज मेरे अकाउंट को फोर्स लिक्विडेशन के डेंजर जोन से काफी ऊपर ले जा चुकी है, मैं जर्नल पर बिना किसी शर्त के भरोसा करने का फैसला करता हूं। रियल टाइम में टिकर देखना बंद, बस समय समय पर चेक करूंगा ताकि मुझे पता रहे कि स्थिति कहां तक पहुंची है। नसें इतनी तनाव में थीं कि समय तेजी से बीत गया। देखते ही देखते दिन का ज्यादातर हिस्सा निकल गया। अब दोपहर हो चुकी है। अपार्टमेंट नए ओनर को सौंपने का समय आ गया है। मेरे बैग्स काफी पहले से पैक हो चुके हैं। मैं एक बड़ा सूटकेस घसीटते हुए अपनी गर्लफ्रेंड सिरीना के फ्रंट डोर तक पहुंचता हूं। अपने पेरेंट्स के घर वापस जाना कोई विकल्प नहीं है। आखिर अपार्टमेंट और कार बेचने वाली बात मैं उन्हें बताने का इरादा नहीं रखता। इससे वे केवल परेशान और चिंतित होंगे और शायद अतिरिक्त कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाएंगी। फ्यूचर से मिला आंसर। जर्नल ऐसी चीज है जिसे मैं किसी को भी नहीं बताने वाला। इसलिए प्लान ये है कि कुछ दिनों के लिए सिरीना के यहाँ रुकूं और 21 दिनों बाद रिटर्न आने पर हमारे फ्यूचर होम के लिए एक स्टैंड अलोन विला खरीदूं। मैं डोर नॉक करता हूँ। जब सिरीना मुझे एक विशाल सूटकेस के साथ खड़ा देखती है तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। इसके बजाय उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन होता है जैसे वह पहले से सब जानती हो। उसे डोरवे ब्लॉक करते हुए और मुझे अंदर आने देने का जरा भी इरादा न रखते हुए देखकर मुझे पहले बोलना पड़ता है, बेब, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दो। मैं 1 महीने में चला जाऊंगा। लेकिन सिरीना का एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। वह डोरवे में मजबूती से खड़ी रहती है। कुछ दिनों के लिए रहना? तुम्हारी अपनी अपार्टमेंट का क्या हुआ? तुम वहां क्यों नहीं रह रहे? रे, सच बताओ, क्या तुम बैंकरप्ट हो? मैं इस बेतुकी बात पर लगभग घुट जाता हूँ। बैंकरप्ट? क्या मजाक कर रही हो? मैंने कार एक फ्यूचर्स ट्रेड को फंड करने के लिए बेची है। हर कोई कैसे सोच रहा है कि मैं बैंकरप्ट हूँ? ये जरूर डेवॉन ही होगा। वह जर्क, वह सच में सोचता है कि मैं टूट चुका हूँ। एक गिरे हुए ईगल को भी चिकन से कम सम्मान मिलता है। वह खुशी खुशी यह बात हर जगह फैला रहा है। अब तो मेरी अपनी गर्लफ्रेंड भी इस पर विश्वास कर चुकी है। उनमें से कोई नहीं जानता कि इतने कम समय में ही मेरे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स मुझे 60 मिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। मुझे बस सिरीना को बता देना है और यह गलत फहमी तुरंत खत्म हो जाएगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मैं समझाता हूँ, डेवन ने तुम्हें बताया कि मैं बैंकरप्ट हूँ? वह हद से बाहर जा रहा है। मैं बस अभी एक फ्यूचर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि सिरीना मुझे बीच में ही रोक देती है। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। डेवन ने मुझे सब बता दिया है। तुम बैंकरप्ट हो। तुमने हमारी अपार्टमेंट और हमारी कार बेच दी। अब समझ में आया कि मैंने $20,000 का बैग मांगा था और तुमने क्यों नहीं खरीदा। इतनी बड़ी बात, तुम बैंकरप्ट हो गए और मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम मुझे शादी में फंसाकर अपने डेट्स चुकवाना चाहते थे ताकि मैं उन्हें पे करूं? ड्रीम ऑन। सिरीना के शब्द मेरी रियलिटी की पूरी समझ को तोड़ देते हैं। एक्सक्यूज मी, ये हमारी अपार्टमेंट कब से हो गई? वह अपार्टमेंट मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए खरीदी थी। हमारी अभी शादी भी नहीं हुई। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं उसे शादी में फंसाकर डेट्स पे करवाना चाहता था। उसके जैसी किसी से शादी करना जो लग्जरी गुड्स पर हर महीने 100,000 से ज्यादा उड़ा देती है। अगर मैं बैंकरप्ट न भी होता तो वह मुझे बैंकरप्ट कर देती। मैंने सच में कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस महिला के साथ मैं 3 या 4 साल से हूँ, जिससे मैं शादी करने वाला था, वह ऐसी निकलेगी। सिर्फ मेरे बैंकरप्ट होने की एक रूमर और एक हैंडबैग न खरीदने पर वह मुझे छोड़ने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। कहते हैं कि लव किसी असली टेस्ट को झेल नहीं पाता, लेकिन मुझे सिरीना को टेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला। वह खुद ही टूट गई। सिरीना बाहें मोड़कर खड़ी रहती है और मुझे परेशान होते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्मर्क है। देखा, तुम्हें पैनिक हो रहा है ना? थैंक गॉड डेवन ने मुझे समय रहते तुम्हारी बैंक्रप्सी के बारे में बता दिया। नहीं तो अगर तुम सच में मुझे शादी के लिए ट्रिक कर लेते तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। आज से मैं सिरीना तुम्हारे साथ किसी भी तरह से जुड़ी नहीं हूँ। मेरे डोर से दूर हो जाओ अभी। उसके आखिरी शब्द खत्म होने से पहले ही सिरीना अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है और डोर जोर से बंद कर देती है। मैं बाहर खड़ा रह जाता हूँ, पूरी तरह जड़ हो चुका। 3 या 4 साल का लव एक पल में खत्म हो गया। सिर्फ एक बैंक्रप्सी रूमर और वह महिला जो मेरे साथ आयल तक चलने वाली थी, उसने मुझे छोड़ने में 1 सेकंड की भी देर नहीं की। और वे तथाकथित ब्रदर्स जिनके लिए मैंने सब कुछ दिया, उतनी ही तेजी से बदल गए, बेशर्मी से अपना उधार लौटाने से इनकार करते हुए। कुछ लोग तो स्क्रीन पर मेरा नाम देखते ही कॉल काट देते हैं। जब तुम गरीब होते हो कोई तुम्हें नहीं जानता, जब तुम अमीर होते हो
अजनबी भी खुद को तुम्हारा परिवार बताते हैं। अगर मैं सच में बैंकरप्ट होता तो यह पल बेहद दर्दनाक होता, एक बर्बाद जिंदगी का शोक मनाने जैसा, जहां हर कोई मुझे छोड़कर चला गया हो। लेकिन मैं वास्तव में बैंकरप्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ गरीब नहीं हूं, बल्कि सिर्फ एक ही दिन में मैं पहले ही 68 मिलियन से भी ज्यादा रिटर्न कमा चुका हूं, शायद उससे भी ज्यादा। और 21 दिनों बाद मेरे जीवन की पहली सचमुच विशाल फॉर्चून मेरे हाथ में होगी। मैं जानता हूं कि अगर मैं सेरीना को ईमानदारी से सब समझा दूं या बस अपने फ्यूचर्स अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज दूं, तो उन टेंस ऑफ मिलियंस के प्रॉफिट को देखकर उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो जाएगा। वह तुरंत दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे समझदार गर्लफ्रेंड और फियांसे बन जाएगी। लेकिन जो कुछ मैं अभी अभी झेल चुका हूं, उसके बाद मैं सिर्फ कड़वी हंसी हंस सकता हूं। अब मुझे सेरीना को कुछ भी समझाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ठीक है, झूठे बैंकरप्ट कहलाने के इस पूरे अनुभव ने मुझे दिखा दिया है कि मेरे आसपास के लोग वास्तव में कौन हैं। मेरे भीतर कोई भावनाओं का तूफान नहीं है, लेकिन सेरीना के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा होकर मैं कुछ समय के लिए खोया हुआ महसूस करता हूँ। मेरा ओरिजिनल प्लान था अपार्टमेंट बेच देना, फिर कुछ समय सेरीना के यहाँ रहना, और जब ऑयल फ्यूचर्स का रिटर्न आ जाए तो उसके साथ मिलकर एक विला खरीदना जो हमारा नया घर बने। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सेरीना मुझे सड़क पर निकाल देगी और अचानक मेरे पास सचमुच जाने की कोई जगह नहीं बची। फ्रेंड्स के यहाँ रहूं, डेवन जैसे मेरे तथाकथित बेस्ट फ्रेंड्स सब सुन चुके हैं कि मैं बैंकरप्ट हूं और अब मेरा कोई संबंध नहीं रखना चाहते। पेरेंट्स के पास वापस जाऊं, अपार्टमेंट और कार बेचने की बात समझाना एक सिरदर्द होगा और उन्हें परेशान करने का कोई कारण भी नहीं है। सारे विकल्पों पर विचार करने के बाद फिलहाल होटल में चेक इन करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। मैंने 4 मिलियन फ्यूचर्स मार्केट में डाल दिए हैं, लेकिन मेरे पास इमरजेंसी के लिए थोड़ी सेविंग्स अभी भी है। कम से कम मुझे सड़क पर तो नहीं सोना पड़ेगा। जैसे ही मैं होटल जाने के लिए राइड बुलाने वाला होता हूँ, मेरा फोन बज उठता है। कॉलर नेम देखकर मैं ठिठक जाता हूँ, एलिज। वह कॉलेज में पूरे 4 साल मेरी क्लासमेट थी, शांत, रिजर्व्ड और हमेशा मोटे ब्लैक फ्रेम्ड ग्लासेस पहनने वाली। तब हमारी बहुत कम बातचीत होती थी। अब एलिज मुझे कॉल क्यों कर रही होगी? हैरान लेकिन उत्सुक होकर मैं कॉल उठाता हूँ और फोन कान से लगा लेता हूँ। तुरंत एलिज की आवाज सुनाई देती है, जो चिंता से भरी हुई है। रे, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज पैनिक छिपा नहीं पाती। मैं उलझन में पड़ जाता हूँ, लेकिन ईमानदारी से जवाब देता हूँ, मैं सिटी के वेस्ट साइड के एक नेबरहुड में हूँ। सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? कॉलेज में भी हमारे रास्ते मुश्किल से टकराते थे। ग्रेजुएशन के बाद तो हमारी बातचीत और भी कम हो गई थी। इसलिए एलिज का यह अचानक कॉल मुझे पूरी तरह चौंका देता है। जो मैं नहीं जानता वह यह है कि जब मैं सेरीना की बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर सोच रहा था कि अब कहाँ जाऊं, तब सेरीना पहले ही विंडो से मेरी पीठ की एक फोटो खींच चुकी थी, जिसमें मैं सूटकेस के साथ खड़ा था, और उसने उसे सोशल मीडिया पर इस कैप्शन के साथ पोस्ट कर दिया था, इस लूजर ने अपनी अपार्टमेंट और कार बेच दी, होमलेस, बैंकरप्ट, और फिर भी मुझे शादी में फंसाने की कोशिश कर रहा था। ड्रीम ऑन। शुक्र है कि मैंने शादी से पहले उसके साथ मूव इन करने से इनकार कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या हो जाता। उसने खुद को पूरी तरह मासूम और निर्दोष दिखाया, जबकि हकीकत यह थी कि हर बार जब मैं उसके लिए नया हैंडबैग खरीदता था, वह एक नई पोजीशन और अचीवमेंट अनलॉक कर देती थी। अब जबकि वह ब्रेकअप की घोषणा करने के लिए इतनी उतावली थी, स्वाभाविक रूप से उसे अपनी इनोसेंस भी साबित करनी थी। आखिर में उसने एक पेटिफुल सेल्फी भी जोड़ दी, विक्टिम बनने का पूरा नाटक करते हुए। और इस समय एलिज की फोन स्क्रीन पर यही पोस्ट खुली हुई थी। एलिज खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि इसे देखकर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन दोबारा सोचने से पहले ही उसने अपना फोन उठाया और मुझे कॉल कर दिया। लेकिन अब जबकि कॉल कनेक्ट हो चुकी थी, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, रे, मैंने सुना कि तुम बैंक, मेरा मतलब है तुम मुश्किल समय से गुजर रहे हो। अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ मूव इन कर सकते हो, हम रेंट स्प्लिट कर लेंगे। यह एक वाक्य बोलना जैसे एलिज की सारी ताकत निकाल लेता है। ये कहने के बाद वह फोन को कसकर अपनी छाती से लगा लेती है, फिर जल्दी से दूर कर लेती है, इस डर से कि कहीं मैं स्पीकर के माध्यम से उसके दिल की तेज धड़कन न सुन लूं। मैं एक पल के लिए चौंक जाता हूँ, फिर सब समझ में आ जाता है। एलिज ने जरूर बैंकरप्सी वाली रूमर सुन ली होगी। शायद उसे यह भी पता है कि सेरीना ने मुझे बाहर निकाल दिया है। वह चिंतित है कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। शायद उसे यह डर भी है कि मैं कोई गलत कदम न उठा लूं। इसीलिए उसने मुझे रहने की जगह देने के लिए कॉल किया। किसने सोचा होगा कि मोटे ग्लासेस वाली वह साधारण सी जेन वास्तव में मेरी परवाह करती है, और इतनी ज्यादा परवाह करती है। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मैं वास्तव में बैंकरप्ट नहीं हूँ, और मैं निश्चित रूप से कोई जल्दबाजी वाला कदम उठाने के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन यह अप्रत्याशित वार्मथ फिर भी सीधे मेरे दिल को छू जाती है। मैं मन ही मन फैसला कर लेता हूँ, ठीक है एलिज,
सच कहूं तो अभी मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रुकने दो। मेरा सीधा जवाब सुनकर इलीस के मुंह से एक हल्की सी ओ निकलती है, जो आधी हैरानी और आधी खुशी से भरी होती है। वह जल्दी से कहती है, मैं कीरन टावर, बिल्डिंग सी, यूनिट 3101 में रहती हूँ। मैं तुम्हें डिटेल्स टेक्स्ट कर देती हूँ। कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर मुझे कॉल करना, मैं नीचे आकर तुम्हें ले जाऊंगी। मैं मुस्कुराते हुए कॉल काट देता हूँ और सिर हिलाता हूँ। किसने सोचा था, जिन ब्रदर्स पर मैंने भरोसा किया और जिस औरत से मैंने प्यार किया, वे सब अविश्वसनीय निकले। और दूसरी तरफ वह फ्रेंड जिससे मेरा मुश्किल से संपर्क रहता था, वही सबसे जरूरी समय पर सामने आ गई। फिर भी मैं चुपचाप खुद को याद दिलाता हूँ कि अकेले रहने वाले आदमी को खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक कैब रोकता हूँ और सीधे कीरन टावर की ओर निकल पड़ता हूँ। कीरन टावर रंगचांग के बिल्कुल दिल में स्थित था। टॉप टियर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, टॉप टियर सराउंडिंग्स और स्वाभाविक रूप से प्रीमियम रियल एस्टेट प्राइसेस। उस अपार्टमेंट से भी कहीं ज्यादा महंगा जिसे मैंने अभी बेचा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साधारण दिखने वाली एलीज इतनी अपस्केल कॉम्प्लेक्स में रहती होगी। टैक्सी एंट्रेंस पर पहुंचती है और गेट पर रोक दी जाती है। वुल ओवरकोट और व्हाइट ग्लव्स पहने एक सिक्योरिटी गार्ड आगे आता है, सल्यूट करता है और विनम्रता से कहता है, गुड आफ्टरनून सर, आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं लगते। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं जवाब देता हूँ, मैं एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ, कुछ समय यहीं रहूंगा। वह बिल्डिंग सी, यूनिट 3101 में रहती है। लास्ट नेम लिन है। गार्ड सिर हिलाता है और गार्ड हाउस ही से कॉल द्वारा कॉन्फर्मेशन करने के बाद फोन में कहता है, मिस एलीज, आपको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी टीम आपके फ्रेंड को सुरक्षित रूप से आपके डोर तक पहुंचा देगी। कृपया चिंता न करें। इसके बाद गार्ड मेरा बड़ा सूटकेस उठाता है, उसे एक 6 व्हील्ड शटल कार्ट पर रखता है और कहता है, सर कृपया बैठ जाइए, मैं आपको सीधे मिस एलीज के डोर तक ले चलता हूँ। मैं सिर हिलाकर कार्ट पर चढ़ जाता हूँ और कॉम्प्लेक्स के भीतर की ओर बढ़ता हूँ। मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। प्रॉपर्टी सर्विस का यह स्तर किसी एयरपोर्ट के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लाउंज की बराबरी करता है। इस तरह की सर्विस केवल सबसे एक्सक्लूसिव रेजिडेंसेज में मिलती है और एलीज यहाँ रहती है। चाहे उसने ये जगह खरीदी हो या रेंट पर ली हो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति आसानी से अफोर्ड कर सके। एलीज के बारे में मेरी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। कुछ ही देर में प्रॉपर्टी स्टाफ की एस्कॉर्ट के साथ मैं एलीज के डोर पर पहुंचकर नॉक करता हूँ। 2 नॉक होते ही डोर खुल जाता है। साफ है कि एलीज डोर के ठीक पीछे मेरा इंतजार कर रही थी। रे तुम आ गए। डोर के पीछे से झांकते उस छोटे से चेहरे को देखकर मैं ठिठक जाता हूँ। क्या यह एलीज है, वही दुबली पतली लड़की जो चंकी ग्लासेस पहना करती थी? मेरे सामने खड़ी महिला का चेहरा नाजुक ओवल शेप का था, जेड की तरह चमकता हुआ। पोर्सलन स्किन पर हल्की रोजी ग्लो थी। नाजुक फीचर्स, बिल्कुल तराशी हुई नोज और पूरे व्यक्तित्व से क्लासिकल ब्यूटी की एलिगेंस झलक रही थी। और उसकी नोज पर टिका हुआ रिमलेस ग्लासेस उसे स्वीट गुड गर्ल चार्म दे रहा था। क्या मैं सही अपार्टमेंट में आया हूँ? मेरी स्तब्ध नजर को पकड़ते ही एलीज के गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। उसकी आवाज धीमी और नरम हो जाती है। अंदर आओ। मैं रियलिटी में लौटता हूँ, अंदर कदम रखता हूँ और चारों ओर नजर दौड़ाता हूँ। यह लॉफ्ट स्टाइल 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, जिसकी सीलिंग बहुत ऊंची थी। ऊपर से एक चमकदार क्रिस्टल शैंडलियर लटक रहा था और वेस्टर्न स्टाइल डेकोर पूरे घर में रिफाइंड लग्जरी बिखेर रहा था। लिविंग रूम के आगे एक विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो थी, जिसके पार सिटी के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का व्यू दिखाई देता था। बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग। दोनों तरफ 2 बेडरूम्स थे, जहां हल्के पिंक कलर की झलक दिखाई दे रही थी। पूरी तरह गर्ली वाइब्स, लग्जरी विद टेस्ट। 2 शब्दों में कहा जाए तो एक्सपेंसिव। मैं वास्तव में चकित रह जाता हूँ। आखिर कौन सा लैंडलॉर्ड इतनी खूबसूरती से फर्निश्ड जगह रेंट पर देता है? मैं पीछे खड़ी एलीस की ओर मुड़कर पूछता हूँ, एलीस, क्या तुम यह जगह रेंट पर लेती हो? एलीस मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। इसके बजाय वह कहती है, रेंट की चिंता मत करो, यहाँ अपने घर जैसा महसूस करो। ओह बाय द वे, क्या तुमने खाना खाया? तुम्हारा क्या खाने का मन है? मैं तुम्हारे लिए कुक कर दूंगी। चूंकि एलीस एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, मैं बात को वहीं छोड़ देता हूँ। आखिर मैं यहाँ सिर्फ टेम्पोरेरी गेस्ट हूँ। मैं जवाब देता हूँ, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं पहले ही तुम्हारे यहाँ रुक रहा हूँ। उसके ऊपर तुमसे मेरे लिए कुक करवाऊं, ये बहुत ज्यादा होगा। इसके बजाय मैं तुम्हारे लिए कुक कर देता हूँ। एलीस स्तब्ध रह जाती है। तुम कुक कर सकते हो? सच में? मैं हाथ धोते हुए गर्व भरी मुस्कान के साथ कहता हूँ। रियली से क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं कुक कर सकता हूँ। तुम्हें अपना सीक्रेट वेपन दिखाता हूँ। वर्ल्ड फेमस स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टोमेटोज। किचन में मैं पूरी मेहनत से कुकिंग कर रहा हूँ। 6 फीट लंबा होने की वजह से मेरी छाती पर बंधा ब्लैक एप्रन लगभग हास्यास्पद रूप से छोटा लग रहा था। मेरी लंबी बाहें काउंटर पर लगातार चल रही थीं। लीन मसल्स सहज और स्मूथ लाइंस के साथ हिल रहे थे। ब्रॉड शोल्डर्स से नैरो वेस्ट तक जाता हुआ शरीर, एक ऐसा फ्रेम जो चुपचाप पावर बिखेर रहा था। अब भी इतने हैंडसम, चिन को दोनों हाथों पर टिकाए
एलीज सपनों में खोई आंखों से खुद से बुदबुदाती है। मैं कुकिंग में व्यस्त था और ठीक से सुन नहीं पाता। क्या कहा तुमने? एलीज का सिर हिलता है जैसे कोई रैटल्ड ड्रम हो। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बस कुकिंग पर ध्यान दो, सावधान रहना। जब मैं वापस स्टोव की तरफ मुड़ता हूँ तभी एलीज राहत की सांस छोड़ती है। कॉलेज में मैं बास्केटबॉल टीम का स्टार था। कोर्ट पर स्मूथ और एफर्टलेस मूव्स, एथलेटिक बिल्ड, हैंडसम फीचर्स और टॉप ग्रेड्स। स्वाभाविक रूप से मैं सबका ध्यान आकर्षित करता था। दूसरी तरफ एलीज मोटी बैंग्स और भारी ग्लासेस के पीछे छिपी रहती थी। वह बैकग्राउंड में खो जाती थी। हालांकि वह मुझे चुपचाप पसंद करती थी, लेकिन कभी कन्फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब सिरीना और मैंने कैंपस पावर कपल के रूप में अपने रिलेशनशिप की घोषणा की थी तो एलीज का दिल लंबे समय तक दुखता रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह फिर भी चुपचाप मेरी खुशी की कामना करती रही, आज तक। जब एलीज ने सिरीना की सोशल मीडिया पोस्ट देखी तो उसके भीतर गुस्से और दिल टूटने का मिला जुला भाव उमड़ पड़ा। मेरा ड्रीम गाय तुम्हारे द्वारा बाहर निकाल दिया गया। मेरा ड्रीम गाय फिर से सिंगल हो गया। वर्षों में जुटाई हुई सारी हिम्मत इकट्ठा करके एलीज ने मेरा नंबर डायल किया और फिर लगभग फेट की तरह हम दोनों एक ही रूफ के नीचे आ गए और वे स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टोमेटोज। हर बाइट मीठी लग रही थी। मुझे खाना खाते हुए देखते हुए एलीज कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिचक रही थी। उसके दिमाग में मैंने अपनी कार और अपार्टमेंट बेच दी थी और बैंकरप्ट हो चुका था। मैं पूरी तरह बॉटम पर पहुंच चुका था। वह मुझे कंफर्ट देना चाहती थी, मुझे बताना चाहती थी कि ब्रोक हो जाना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह मेरी प्राइड को चोट न पहुंचा दे। मैं मुस्कुराकर स्पष्ट रूप से उलझी हुई एलीज की ओर देखता हूं और कहता हूं, क्या सोच रही हो? कुछ कहना चाहती हो? क्या तुम मुझे यह बताना चाहती हो कि बैंकरप्ट होना इतना बुरा नहीं है? चूंकि मैंने खुद बात छेड़ दी थी, एलीज सिर हिलाकर कहती है, वेल, मैंने ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को तुम्हारे बारे में पोस्ट करते देखा। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि ब्रोक हो जाना मुश्किल है, पर यह दुनिया का अंत नहीं है। जब तक तुम हार नहीं मानते, जब तक तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट जिंदा है, तुम फिर से उठ खड़े होगे। एलीज आगे कहती है, मैं पूरी सीरियस हूँ और अगर तुम फिर से शुरुआत करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सीड मनी जुटाने की कोशिश कर सकती हूँ। एलीज के ईमानदार चेहरे को देखकर मैं गहराई से प्रभावित हो जाता हूँ। बाकी सबकी नजरों में इस समय मैं सिर्फ एक ब्रोक लूजर हूँ, ऐसा आदमी जिसने अपना आखिरी डॉलर तक खो दिया है। एलीज भी नहीं जानती कि मेरी बैंकरप्सी पूरी तरह एक इल्यूजन है, लेकिन इसे सच मानते हुए भी वह मुझे अपने घर में रख रही है, सपोर्ट कर रही है, इनकरेज कर रही है और यहाँ तक कि अपने पैसे देने को भी तैयार है ताकि मैं फिर से शुरुआत कर सकूं। सिरीना की तुलना में, जो जितनी जल्दी हो सके मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, एलीज बिल्कुल अलग स्तर पर है। मैं जटिल भाव के साथ हंसता हूँ। तुम्हें सच में मुझ पर इतना भरोसा है? एलीज मजबूती से सिर हिलाती है। ऑफ कोर्स, मेरी नजरों में तुम हमेशा हमारी क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट रहे हो, शायद पूरे स्कूल के भी। मुझे नहीं पता इस बार क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि यह सेटबैक सिर्फ एक फ्लूक है। इससे सीखो, फिर से शुरुआत करो और तुम सफल हो जाओगे। मुझे पता है कि तुम कर लोगे। इस तरह केयर किया जाना मुझे गहराई से छू जाता है। ये एहसास अविश्वसनीय है, लेकिन यह सब एक गलत फहमी है। मैं एलीज को सच बताने का फैसला करता हूँ। असल में मैं बैंकरप्ट नहीं हूँ। अपार्टमेंट और कार बेचने का कारण फ्यूचर्स ट्रेड के लिए कैपिटल जुटाना था। तुम बैंकरप्ट नहीं हो? फ्यूचर्स? अब शॉक होने की बारी एलीज की थी। तुम कह रहे हो कि तुमने सिर्फ पैसा जुटाने के लिए सब कुछ बेच दिया? किस तरह के फ्यूचर्स? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। नॉर्थ की वॉर का फायदा उठाकर थोड़ा क्विक प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। एलीज एक सेकंड के लिए भी मुझ पर शक नहीं करती। वह राहत की सांस छोड़ती है और खुशी से कहती है, अब सब कुछ कहीं ज्यादा सेंस बनाता है। मुझे पता था कि तुम्हारे जैसे स्मार्ट इंसान का बैंकरप्ट होना संभव ही नहीं है। वे लोग सच में रिडिक्युलस हैं, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता कि सच हैं या नहीं। उन्होंने तुम्हारी रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फिर अचानक एलीज को याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही उसने मेरी बैंकरप्सी को लेकर पूरा इनकरेजिंग स्पीच दिया था और उसके गाल शर्म से चमकदार लाल हो जाते हैं। मॉर्टिफाइड। सौभाग्य से मैं उसे उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा लेता हूँ। हालांकि मैं बैंकरप्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपार्टमेंट तो बेच ही दिया है। मेरे पास सच में रहने की कोई जगह नहीं है। तुम मुझे बाहर तो नहीं निकालोगी, है ना? एलीज घबराकर तेजी से सिर हिलाती है। उसकी पोनी टेल उसके पीछे पपी की टेल की तरह झूलती है। ऑफ कोर्स नहीं, जितने दिन चाहो यहाँ रहो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, उसे एहसास हो जाता है कि यह सुनने में कैसा लग रहा है। वह जल्दी से जोड़ती है, गलत मत समझना, बस मुझे लगता है कि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है और मैं बिल्कुल कुक नहीं कर पाती। हम अच्छी टीम बनाते हैं। डिनर के बाद सामान खोलते समय मुझे ऑकवर्ड तरीके से एहसास होता है कि मैं कोई टॉयलेटरीज लेकर नहीं आया। मैंने उन्हें फेंक दिया था क्योंकि पूरा सेट पहले से सिरीना के घर पर रखा हुआ था।
मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे वहां से निकाल दिया जाएगा और तो और अपनी पुरानी क्लासमेट एलिस के साथ अपार्टमेंट शेयर करना पड़ेगा। अब मुझे नया सेट खरीदना पड़ेगा। जैसे ही मैं बाहर जाने वाला होता हूँ, एलिस खुद ही कहती है, रे, मैं जाकर ले आती हूँ। तुम्हें अभी कॉम्प्लेक्स की आदत नहीं है। अगर वापस आते समय रास्ता भटक गए तो तुम बस घर पर आराम करो। मैं जवाब भी नहीं दे पाता और एलिस पहले ही डोर से बाहर निकल चुकी होती है। मैं उसे जाने देता हूँ और अपना फोन निकालकर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स चेक करता हूँ। सिर्फ कुछ घंटों में प्राइस फिर बढ़ चुकी थी। अब $46 तक पहुंच गई थी और मेरा पोर्टफोलियो जो सुबह 60 मिलियन था, अब 306 मिलियन तक पहुंच चुका था। पैसे कमाने की यह स्पीड सचमुच डरावनी थी। गवर्नमेंट्स और ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स को छोड़ दिया जाए तो शायद इस समय पूरी दुनिया में बहुत कम लोग मुझसे तेज पैसा कमा रहे होंगे। उन नंबर्स को देखते हुए मुझे भी विश्वास नहीं होता कि यह सब सच है। फ्यूचर से आई जर्नल के सिर्फ एक पेज के सहारे मैं इतना कमा चुका हूँ। इससे मेरा रिजॉल्व और मजबूत हो जाता है। मुझे उन दोनों जर्नल्स की हर कीमत पर रक्षा करनी होगी, एक भी गलती नहीं। उसी समय मेरा फोन बज करता है, एक इनकमिंग वीडियो कॉल। एक पल हिचकने के बाद मैं आंसर करता हूँ। तुरंत स्क्रीन पर सफेद होते बालों और सख्त चेहरे वाला एक मिडिल एज्ड मैन दिखाई देता है। बड़े होते समय मेरे फादर मार्कस हमेशा बहुत सीरियस आदमी रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे सन कहकर नहीं बुलाया या कोई निकनेम इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा मेरा पूरा नाम लिया। लेकिन इस समय भले ही मार्कस का चेहरा हमेशा की तरह सख्त था, उनकी आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी। मैंने सुना कि तुमने अपार्टमेंट और कार बेच दी। बिजनेस में फेल होना दुनिया का अंत नहीं है, सारा पैसा खो देना भी नहीं। बस कोई बेवकूफी मत करना। स्पष्ट था कि बैंक्रप्सी की रूमर मेरे पेरेंट्स तक भी पहुंच चुकी थी। मार्कस के पहले शब्द यह नहीं थे कि उनके बेटे ने बिना पूछे सब कुछ क्यों बेच दिया। इसके बजाय वह मुझे दिलासा दे रहे थे, मुझे कोई मूर्खता न करने की सलाह दे रहे थे। यही अनकंडीशनल लव होता है, न कोई आरोप, न कोई शिकायत, सिर्फ केयर और कंसर्न। भावुक होकर मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, डैड रिलैक्स, बैंक्रप्सी वाली बात सिर्फ रूमर है। मैंने अपार्टमेंट और कार बेची हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल चाहिए थी। जब यह ट्रेड पूरा हो जाएगा तब मैं सब समझा दूंगा। हालांकि मेरे 4 मिलियन पहले ही दर्जनों गुना बढ़ चुके थे, फिर भी मैं कॉल पर फ्यूचर्स ट्रेड का जिक्र नहीं करता। फाइनल पे आउट आने में अभी समय था। मैं असली पैसा हाथ में लेकर समझाना पसंद करूंगा, वरना खाली शब्द सिर्फ उनकी चिंता बढ़ाएंगे। अपने बेटे को अच्छे मूड में और एनर्जी से भरा देखकर मार्कस रिलैक्स हो जाते हैं। वह एक बार ग्रंट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहते और फोन अपनी वाइफ को पकड़ा देते हैं। सन, जब तक तुम ठीक हो बस वही मायने रखता है। मॉम तो चिंता से बेहाल हो गई थी। मैंने सुना तुमने सीरीना से ब्रेकअप कर लिया। अच्छा हुआ, मुझे वह कभी पसंद नहीं थी। मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लड़की ढूंढ दूंगी। अच्छी कर्व्स वाली, हेल्थी, बेबीज के लिए भी अच्छी। मेरी मदर डायना बिल्कुल अलग तरह की इंसान है। उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे प्यार में डुबो कर रखा है। बस एक समस्या है, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले फिल्टर लगाने की आदत नहीं है और कभी कभी ये संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं सिर्फ बेबस मुस्कान के साथ सिर हिला सकता हूँ। तभी डायना की नजर मेरे पीछे के फैंसी डिकॉर पर पड़ती है। वह जिज्ञासा से पूछती है, सन, अभी तुम कहाँ हो? मैं जवाब देता हूँ, मैंने अपार्टमेंट बेच दी और रहने की जगह नहीं थी, इसलिए फिलहाल एक फ्रेंड के यहाँ रह रहा हूँ। कुछ रूममेट्स जैसा समझ लो। डायना तुरंत डांटना शुरू कर देती है। कैसा बच्चा अपनी अपार्टमेंट बेच देता है और फिर उसके पास रहने की जगह नहीं होती? क्या हमारा घर तुम्हारा घर नहीं है? तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि फ्रंट डोर क्लिक की आवाज के साथ खुलता है और एलिस शॉपिंग बैग्स लेकर अंदर आती है। वह खुशी से कहती है, रे, मैं तुम्हारे टॉयलेटरीज ले आई। देखो ये तुम्हारे लिए ठीक हैं या नहीं। एलिस ने सॉफ्ट पिंक कॉटन लाउंजवेयर सेट पहना हुआ था। सामने बना हुआ छोटा टेडी बेयर प्रिंट कपड़े पर तना हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी ग्रेसफुल कर्व्स साफ दिखाई दे रही थीं और व्हाइट कॉटन सॉक्स पूरे लुक को और भी प्यारा बना रहे थे। पूरा अपीयरेंस एकदम इनोसेंट और स्वीट लग रहा था। फोन स्क्रीन पर डायना की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वह एकदम 180 डिग्री टर्न लेती हैं। रे, तुम्हारे यहाँ गेस्ट है। असल में कुछ समय तक घर मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, बाय बाय। और बस उसी तरह बीप, वीडियो कॉल खत्म हो जाती है। कॉल काटने से ठीक पहले भी वह गुड फॉर बेबीज और नॉट बैड एट ऑल जैसी बातें बड़बड़ा रही थीं, जिससे मैं हंसूं या शर्मिंदा हूं समझ नहीं पा रहा था। एलिस को भी कुछ एहसास हो जाता है। उसका चेहरा गुलाबी हो उठता है और वह पूछती है, क्या वो आपकी मॉम थी? मैं सिर हिलाता हूँ। हाँ, वो मेरी मॉम थी। उन्होंने बैंक्रप्सी वाली रूमर सुनी थी और मेरा हाल चाल जान रही थी। एलिस मीठी मुस्कान के साथ शॉपिंग बैग्स मुझे थमा देती है। थोड़ी उलझन में वह पूछती है, मैं आपकी मॉम को बार बार गुड फॉर बेबीज कहते सुन रही थी। गुड फॉर बेबीज का क्या मतलब होता है? मैं खासकर गला साफ करता हूँ और पूरी गंभीरता के साथ कहता हूँ, उनका मतलब था कि मेरी परवरिश अच्छी हुई है और मैं फैमिली के लिए परेशानी नहीं बनता। यानी मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसे रेज करना आसान था। बस इतना ही और कुछ नहीं।
ज्यादा मत सोचो। रे, मैं शावर लेकर आ गई, अब तुम्हारी बारी। एलिज अपने बाल टॉवल से सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। शायद अभी अभी शावर लेने की वजह से उसकी स्किन आइवरी की तरह स्मूथ और लूमिनस लग रही थी, जिस पर हेल्थी रोजी ग्लो चमक रही थी जो यूथ से भरी हुई थी। और उसके उस स्वीट इनोसेंट फेस के बिल्कुल विपरीत उसके पजामास के नीचे की फिगर इतनी ध्यान खींचने वाली थी कि नजर हटाना मुश्किल था। कॉटन पजामास सब कुछ ढके हुए थे, लेकिन उनके नीचे की शेप की वजह से फैब्रिक तना हुआ दिखाई दे रहा था। एक इनोसेंट और चार्मिंग आकर्षण जिससे नजर हटाना आसान नहीं था। ये कोई सेंस नहीं बनाता। इतनी पतली वेस्ट ये सब कैसे संभाल सकती है? मैं जबरदस्ती अपनी नजर दूसरी तरफ मोड़ लेता हूँ और उन लैंडमार्क्स की तरफ देखने से इनकार कर देता हूँ। थोड़ा झुककर कुछ ऑकवर्ड तरीके से मैं बाथरूम की ओर बढ़ता हूँ। रे, तुम इतनी अजीब तरह से क्यों चल रहे हो? क्या तुम ठीक हो? एलिज की बड़ी आंखें सच्ची चिंता से भरी हुई थीं। मैं लगभग शर्म से वहीं मर जाता हूँ। कुछ नहीं, बस बहुत देर तक बैठा रहा था। मैं जल्दी से बाथरूम में घुस जाता हूँ, डोर बंद करता हूँ और भीतर बची हुई स्टीम और हल्की सी गर्ल सेंट को महसूस करता हूँ। मैं फैसला करता हूँ कि मुझे कोल्ड शावर लेना चाहिए। बाथ लेने के बाद हम दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। जिस गेस्ट बेडरूम में मैं रह रहा हूँ वह लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी पूरी तरह साफ था, धूल का एक कण तक नहीं। बेड पर लेटकर मैं फोन खोलता हूँ और एक अनरेड मैसेज देखता हूँ। नोएल ट्रांसफर्ड 20,000 टू यू। मेरे होठों पर कड़वी मुस्कान आ जाती है। तो बैंक्रप्सी वाली रूमर उसके पास भी पहुंच गई। नोएल डेवन की तरह बचपन से मेरी फ्रेंड रही है, लेकिन लड़की होने की वजह से बड़े होने के साथ वह धीरे धीरे ग्रुप से दूर होती गई। मैं ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करता, इसके बजाय एक क्वेश्चन मार्क भेज देता हूँ। लगभग तुरंत ही वह भी क्वेश्चन मार्क भेज देती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नोएल पहले बोलती है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जब तुम मुसीबत में हो तो मुझे आगे आना ही होगा। मुझ पर नीचे मत देखना। 20,000 ही इस लड़की के पास हैं, एक पेनी भी ज्यादा नहीं। नोएल, डेवन ने तुम्हें बताया कि मैं बैंकरप्ट हूँ, है ना? ये सच नहीं है। मुझे बस जल्दी कैश चाहिए था। हालात थोड़े टाइट हैं। मैंने अपार्टमेंट बेच दी। मैं किसी का एक डाइम भी नहीं देता। रूमर्स जितना कह रही हैं उससे कहीं बेहतर स्थिति में हूँ। नोएल तुरंत जवाब देती है, तुमने खुद कहा कि हालात टाइट हैं, है ना? तो ये पैसा रख लो। जब हालात बेहतर हो जाए तब लौटा देना। और मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगी। ऐसा डिलीट कि फिर कभी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। नोएल को इतनी जिद करते हुए देखकर मुझे एहसास होता है कि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही। आखिर बचपन के फ्रेंड्स में मैं हमेशा वही था जिसके पास सब कुछ ठीक ठाक था। अब मैंने कार और अपार्टमेंट बेच दी और मेरी फियांसी ने मुझे बाहर निकाल दिया। ये ड्रामेटिक फॉल फ्रॉम ग्रेस लोगों के गॉसिप का विषय बन चुका था और कुछ लोगों ने तो पूरी तरह वाइल्ड स्टोरीज गढ़नी शुरू कर दी थीं। कोई कह रहा था कि मैंने ब्रिज के नीचे सोने की जगह के लिए होमलेस पीपल से लड़ाई की और आधा मरने तक पीटा गया। कोई दावा कर रहा था कि मैंने अंचुन ब्रिज से जंप कर दिया और रेस्क्यू टीम अभी तक रिवर में सर्च कर रही है। और कोई यह भी कह रहा था कि मैं होस्ट क्लब में एस्कॉर्ट की नौकरी करने लगा हूँ। बिल्कुल रिडिक्युलस। ये रूमर्स जितनी भी अविश्वसनीय थीं, उन्होंने सबके दिमाग में एक बात बैठा दी थी, रे निश्चित रूप से बैंकरप्ट हो चुका है। और इसके बावजूद नोएल अभी भी मुझे ये 20,000 भेजने पर अड़ी हुई थी। वह पूरी तरह तैयार थी कि शायद उसे यह पैसा कभी वापस न मिले। नोएल बैंक में काम करती है, लेकिन उसकी सैलरी कोई खास नहीं है। उसे अपनी बीमार मदर की भी देखभाल करनी पड़ती है, जो अकेले घर पर रहती हैं। उसके कंधों पर भारी बोझ है। वह 20,000 शायद नोएल की मेहनत से बचाई हुई पूरी सेविंग्स थी और उसने बिना पलक झपकाए वह सब मुझे भेज दिया। इस दुनिया में रियल लॉयल्टी सचमुच मौजूद है। चूंकि नोएल किसी भी हालत में मानने वाली नहीं थी, मैं एक्सेप्ट पर टैप कर देता हूँ। टिंग, 20,000 मेरे वॉलेट में पहुंच जाते हैं। मैं अब और समय बर्बाद करके कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं करता। अभी चाहे मैं लोगों को कितनी भी बार समझाने की कोशिश करूं कि मैं बैंकरप्ट नहीं हूं, शब्दों की कोई ताकत नहीं है। जब रिटर्न्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे तब सच खुद अपनी तरफ से बोलेगा। और इस 20,000 के साथ मैंने नोएल की गुडविल भी स्वीकार कर ली है। डिवॉन जैसे इंसान की तुलना में, जो अपना कर्ज लौटाने से इनकार करता है और ऊपर से मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए रूमर्स फैलाता है, नोएल की काइंडनेस बेहद कीमती है। काइंडनेस का बदला काइंडनेस से और क्रूल्टी का बदला जस्टिस से। जहां तक डेवॉन और ट्रेविस जैसे लोगों की बात है, जिन्होंने मेरा पैसा लौटाने से इनकार कर दिया और मेरे बुरे समय में मुझे और नीचे धकेलने की कोशिश की, मैं उनमें से हर एक को याद रखूंगा। देर सवेर मैं हिसाब बराबर करूंगा और सबका कर्ज वसूल करूंगा। लेकिन नोएल जैसी इंसान जिसने सच में जरूरत के समय मेरी मदद की, उसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत से उसका एहसान चुकाऊंगा। 20,000 एक्सेप्ट करने के बाद मैं मैसेज भेजता हूँ, ठीक है, मैं यह ले लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ में लौटा दूंगा। और जब लौटाऊंगा तब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी होगा। वैसे तुम्हारी मॉम कैसी हैं? थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है, अभी मॉम को सुलाया है, हमेशा की तरह। हालत बेहतर नहीं हो रही, बस एक एक दिन निकाल रहे हैं, कल फिर काम पर जाना है। बस एक आखिरी बात,
हालात चाहे कितने भी खराब हो जाएं, कोई बेवकूफ़ी मत करना, समझे? मेरे दिमाग में नोल का चिंतित चेहरा उभर आता है। मैं हल्के से मुस्कुराकर रिप्लाई करता हूँ, चिंता मत करो, मैं नहीं करूँगा। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। मैं फ़ोन एक तरफ रख देता हूँ और थकान की एक लहर मुझ पर टूट पड़ती है। मेरे डिसेंडेंट्स की जर्नल आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी पहले ही उलट-पुलट हो चुकी है। भारी मेंटल प्रेशर और लगातार एड्रेनलिन ने मुझे पूरी तरह थका दिया था। बेडशीट में बची हल्की सी खुशबू में लिपटा हुआ मैं गहरी और शांत नींद में डूब जाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है, कमरे में चमकती डे लाइट भरी हुई होती है। मैं फोन उठाता हूँ और लगभग उछल पड़ता हूँ। मैं 11 बजे तक सोता रहा। शायद मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा एग्जॉस्टेड था, लेकिन कम से कम अब मैं पूरी तरह रिचार्ज महसूस कर रहा हूँ। फ्यूचर्स ट्रेडिंग अपने आप में ही बेहद रिस्की होती है। उस पर 50 टाइम्स लेवरेज जोड़ दो तो हल्की सी टर्बुलेंस भी फोर्स लिक्विडेशन ट्रिगर कर सकती है। सिर्फ इसलिए कि मुझे वॉर के बारे में पहले से पता था और क्योंकि क्रूड ऑयल एक हैवी वेट कमोडिटी है जिसकी वॉलेटिलिटी बेहद कम होती है, मैं ऐसा मूव कर पाया। किसी छोटी कमोडिटी के साथ ये ट्रेड पूरी तरह इम्पॉसिबल होता। एलिस का एक मैसेज भी पड़ा था, देखा कि तुम अभी भी सो रहे थे, इसलिए जगाना नहीं चाहती थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है, उठने के बाद खाना मत भूलना। मील स्किप करना स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता। मैं लगभग 6 बजे वापस आ जाऊंगी। इन साधारण शब्दों को देखकर मेरे सीने में गर्माहट फैल जाती है। इस तरह केयर किया जाना बहुत अच्छा लगता है। अब से मैं कभी भी सिरीना के पास वापस नहीं जाऊंगा। मैं बेड से उठता हूँ, बेडरूम से बाहर निकलता हूँ और सचमुच डाइनिंग टेबल पर एक साफ सुथरा इंसुलेटेड कंटेनर रखा हुआ पाता हूँ। उसे खोलने पर अंदर ध्यान से तैयार किया गया ब्रेकफास्ट मिलता है। कंटेनर की वजह से वह अभी भी गर्म था। वह अविश्वसनीय रूप से थॉटफुल है। मैं हैरान हुए बिना नहीं रह पाता कि एलिज और मेरी एक्स सिरीना कितनी अलग हैं। डे एंड नाइट का फर्क। ब्रेकफास्ट खाते हुए मैं फोन पर अपने क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खोलता हूँ। इंटरनेशनल क्रूड फ्यूचर्स कभी बंद नहीं होते, वे 24 आवर्स चलते हैं। जैसे ही मैं स्क्रीन पर नजर डालता हूँ, लगभग खाना गले में अटक जाता है। रात भर की एक्सप्लोजिव गेन्स के बाद क्रूड ऑयल $65 प्रति बैरल तक पहुंच चुका था। ट्रेडिंग ऐप पर मेरी टोटल होल्डिंग्स 4.3 बिलियन तक पहुंच गई थी और जैसे जैसे वॉर और बढ़ रही थी, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस भी लगातार ऊपर जा रही थी। गेन्स शुरुआती सर्ज जितनी एक्सप्लोसिव नहीं थी, लेकिन अपवर्ड कर्व रॉक सॉलिड और स्टेडी थी। पूरे दिन मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता, बस अपनी फ्यूचर्स होल्डिंग्स को लगातार ऊपर जाते हुए देखता रहता हूँ। इतनी आसानी से पैसा बनते देखना अविश्वसनीय रूप से एक्साइटिंग था। जर्नल की फ्यूचर इनसाइडर नॉलेज की वजह से मैं 1 महीने से भी कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा था। इससे अपकमिंग पेजेस देखने की मेरी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। आखिरकार 6 बजे स्काई धीरे धीरे डिम होने लगता है। फ्रंट डोर बीप करता है और एलिज अंदर आती है। अब उसके ऊपर पहले वाला सॉफ्ट और क्यूट लाउंज वेयर नहीं था। इस बार एलिज ने शार्प नेवी ब्लू सूट पहन रखा था। उसकी लॉन्ग लेग्स और शेयर न्यूड स्टॉकिंग्स साथ में गोल्ड रिम्ड ग्लासेस उसके पूरे प्रोफेशनल लुक को कंप्लीट कर रहे थे। मुझे घूरते हुए देखकर एलिज का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। रे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इसमें अजीब लग रही हूँ? ये क्लोथ्स मेरी मॉम ने चुने थे। उन्होंने कहा कि ऑफिस में काम करने का मतलब है इसी तरह ड्रेस करना, लेकिन ये मुझ पर बहुत ऑकवर्ड लगता है। मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ। नहीं नहीं, तुम इस सूट में कमाल लग रही हो। मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम इनक्रेडिबल लग रही हो, बस इतना ही। मेरी तारीफ सुनते ही एलिस के होंठों के कोने अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं और उनमें झलकती खुशी मुझे कुछ पल के लिए वहीं रोक देती है। एक वॉरियर उसके लिए लड़ता है जो उस पर विश्वास करता है, और एक वुमन उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा चमकती है जो उसे दिल से एडमायर करता है। एलिस बेहद खुश दिखाई दे रही थी। अब वह क्लोथ्स चेंज करने की भी जहमत नहीं उठाती। आज फ्रिज में कुछ नहीं है, चलो आज मेरी ट्रीट। बाहर जाकर अच्छा डिनर करते हैं। हालांकि मैंने पहले बड़ी बड़ी बातें की थीं कि मैं कुकिंग जानता हूँ, लेकिन सच यह था कि किचन में मेरी स्किल्स बस एवरेज थीं। पिछली रात का डिनर पूरी तरह ब्लफ था। ये सुनकर कि आज कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं राहत की सांस लेता हूँ। 1 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ। शायद इसलिए कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके थे। नॉर्मली शाय रहने वाली एलिस खुद पहले बोल पड़ती है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। चलो। मैंने कैजुअल एथलेटिक लाउंज वेयर पहन रखा था जिसमें मेरा टॉल और लीन फ्रेम साफ दिखाई दे रहा था। आखिर सिर्फ डिनर ही तो था, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं देता। मैं एलिस के साथ डोर से बाहर निकल जाता हूँ। कीरन टावर से बाहर जाने वाले पाथ पर एक रिवीलिंग आउटफिट पहने महिला आगे चल रही थी और फोन पर बात कर रही थी। उसका मेकअप थोड़ा ज्यादा ही था। सिरीना, तुम पहुंच गई क्या? होल्ड ऑन,
एक सेकंड, तुम जानती हो मैं अब किरण टावर में रहती हूँ। किरण पवेलियन तो बस 5 मिनट वॉक है। मैं सच में शो ऑफ नहीं कर रही, लेकिन मेरे नए बॉयफ्रेंड ने जोर देकर मुझे अपने साथ मूव इन करवाया। जब तक मैंने यस नहीं कहा, वह माना ही नहीं। अब बताओ मैं क्या करती? अरे तुमने अभी अभी रे से ब्रेकअप नहीं किया? मैं तुम्हारी मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड के एक फ्रेंड से करवा दूंगी। कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले गाइस बहुत पैसा कमाते हैं, तुम्हारे एक्स से कहीं बेहतर, ट्रस्ट मी। ये फ्लर्टी और कुछ हद तक फ्लैशी वुमन टानिया थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सिरीना की बेस्ट फ्रेंड। अपनी यूथ और लुक्स के सहारे वह बॉयफ्रेंड्स को ऐसे बदलती थी जैसे कोई क्लोथ्स बदलता है। अभी अभी उसे नया बॉयफ्रेंड मिला था जो किरण टावर में रहता था, और वह तुरंत उसके साथ मूव इन कर गई थी। आखिर किरण टावर रंगचेंग का सबसे एक्सक्लूसिव कॉम्प्लेक्स था। यहाँ रहना अपने आप में स्टेटस सिंबल था। आज उसने सिरीना को पास के किरण पवेलियन में डिनर के लिए बुलाया था और जानबूझकर लेट हो रही थी ताकि शो ऑफ कर सके। जब तानिया फोन पर सिरीना से बातें कर रही थी, तभी वह अचानक चलते चलते रुक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर वह फोन में कहती है जैसे खुद भी यकीन नहीं कर पा रही हो, हे सिरीना, गेस हु आई जस्ट स्पॉटेड एट किरण टावर। तुम कभी गेस नहीं कर पाओगी, ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगी। चलो मैं ही बताती हूँ। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड रे यहीं मेरे सामने चल रहा है और उसके साथ एक एब्सोल्यूट स्टनर है। स्टनर शब्द और भी जोर से लगता है। तानिया थोड़ा दौड़कर आगे बढ़ती है और फोन पर ही रहती है। यकीन नहीं हो रहा? मैं फोटोज भेजती हूँ, तुम सालों तक उसके साथ रही हो। उसकी बैग देखकर पहचान सकती हो, है ना? वह फोन उठाकर मेरी और एलिस की बैग से लगातार कई फोटोज खींचती है। लो फोटोज भेज दी, देखो। मैं आगे जाकर फेस शॉट्स भी लेती हूँ। तानिया एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। उसके अंदर की गॉसिप क्वीन पूरी तरह जाग चुकी थी। वह और सिरीना टेक्निकली बेस्ट फ्रेंड्स थीं, लेकिन असलियत में प्लास्टिक बेस्टीज थीं, जो हर समय एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती रहती थीं। इतना ड्रामा सामने हो और तानिया उसे एंजॉय न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वह शॉर्टकट लेकर हमसे आगे निकल जाती है, कुछ और स्नीकी फोटोज खींचती है और सीधे सिरीना के फोन पर भेज देती है। किरण पवेलियन के वेटिंग एरिया में बैठी सिरीना फोन उठाकर तानिया द्वारा भेजी गई फोटोज को अविश्वास से देखती है। सच में रे है। वह किरण टावर में क्या कर रहा है? और उसके साथ ये वुमन बहुत फेमिलियर लग रही है। वेट, क्या ये एलिस नहीं है? सिरीना स्क्रीन को देखते हुए खुद से बुदबुदाती है। तानिया की एक्साइटेड लेकिन धीमी आवाज उसके कान में गूंजती है। देखा, मेरा नया आईफोन कितनी क्रिस्टल क्लियर फोटोज लेता है। ओ माय गॉड, दूर से ये गर्ल कुछ खास नहीं लगती, लेकिन इसके ऊपर पूरा डिजाइनर आउटफिट है। ये सूट गिवनी स्प्रिंग कलेक्शन का है, बैग लिमिटेड एडिशन लुई विटॉन लगता है। यहाँ तक कि स्टॉकिंग्स भी बलेंसियागा की हैं। पूरा आउटफिट कम से कम 200,000 से शुरू होता है और सिर्फ पैसा होने से भी इसे खरीद नहीं सकते। तानिया खुद को रंगचेंग सोशलाइट समझती थी। वह हर टॉप लग्जरी ब्रांड और हर सीजनल रनवे शो पर नजर रखती थी। उसकी नजर बेहद शार्प थी और उसने एक ही नजर में एलिस के टॉप टियर एंसेंबल को पहचान लिया। फिर भी ये एक्सपेंसिव क्लोथ्स एलिस पर इतने नेचुरल लग रहे थे जैसे खास उसी के लिए टेलर मेड किए गए हों। उनमें जरा भी दिखावा नहीं था। तानिया दूसरी तरफ मुड़ जाती है और इंतजार करती है कि हम उसके पास से गुजरें। फिर वह फोन में कहती है, सिरीना, क्या तुमने नहीं कहा था कि रे बैंकरप्ट हो गया? फिर वह किरण टावर में इतनी हाई कैलिबर वुमन के साथ कैसे घूम रहा है? उसका आउटफिट बिल्कुल इंसेन है, सिर्फ टॉप ब्रांड्स नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कस्टम साइजिंग हो। और वह इतनी यंग भी है। क्या तुम उस वुमन को जानती हो जो उसके साथ है? तानिया एक पल के लिए रुक जाती है और लगभग कहे जाने वाले शब्दों को निगल जाती है। इस समय रे के साथ चल रही वुमन, चाहे फेस हो, फिगर हो या फैशन सेंस, हर मामले में सिरीना को पूरी तरह पीछे छोड़ रही थी। अगर वह सच में फोन पर यह कह देती तो उनकी प्लास्टिक बेस्टीज वाली फ्रेंडशिप भी नहीं बचती। सिरीना अपने होंठ काटते हुए मुश्किल से जवाब देती है, मैं उसे जानती हूँ, उसका नाम एलिस है, वह हमारी कॉलेज क्लासमेट थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तानिया फिर से दूरी बनाकर हमारा पीछा करने लगती है। फोन अभी भी उसके कान पर लगा हुआ था। यह अजीब है, अगर रे किसी रिच ओल्डर वुमन के साथ होता तो शायद माना जा सकता था कि वह ब्रोक हो गया और केप्ट मैन बन गया, लेकिन यह तो तुम्हारी क्लासमेट है और दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल लग रहे हैं। यह बात मैच नहीं करती। कहीं ऐसा तो नहीं कि रे कभी बैंकरप्ट था ही नहीं? शायद उसने सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए कोई बहाना बनाया और इस वुमन को चुन लिया। तानिया की बात पूरी तरह प्रोसेस होने से पहले ही सिरीना झुंझलाकर बोल पड़ती है, मैंने उसे छोड़ा था, हमारा अब एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, उसके बारे में बात करना बंद करो। तुम आ रही हो या नहीं? नहीं आ रही तो मैं जा रही हूँ। दूसरी तरफ तानिया साफ समझ जाती है कि सिरीना अब फटने वाली है, इसलिए वह जल्दी से कहती है, आ रही हूँ, आ रही हूँ। इतनी जल्दी किस बात की? बस पहुंच रही हूँ, वेट फॉर मी। कॉल कट होने के बाद भी सिरीना ऊपर से टफ फ्रंट बनाए रखती है, लेकिन अंदर उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। कुछ दिन पहले उसका यह निष्कर्ष कि मैं बैंकरप्ट हूँ सिर्फ डेवन की कुछ बातों पर आधारित था। अपार्टमेंट और कार बेचने की बात और मेरा उसके लिए हैंडबैग न खरीदना, बस इतने छोटे क्लूज और उसके अपने टेम्पर के साथ मिलकर सिरीना ने अवचेतन रूप से डेवॉन की हर बात को फैक्ट मान लिया था। मैं सचमुच बैंकरप्ट था, सब कुछ बेच चुका था, फ्लैट ब्रोक, डेट्स में डूबा हुआ। मैं सिरीना हूँ, एक प्रिंसेस।
मैं किसी बैंकरप्ट लूजर के साथ क्यों दुख झेलूं? वह जितनी तेजी से भाग सकती थी, भाग गई। उस इम्पल्सिव मोमेंट में उसने मेरी एक्सप्लेनेशन का एक भी शब्द नहीं सुना। उसने उसी समय ब्रेकअप कर लिया। बाद में फैलती हुई और भी वाइल्ड रूमर्स ने उसे और यकीन दिलाया कि उसका डिसीजन सही था। लेकिन इस समय तान्या की बातें उसके भीतर एक डर पैदा कर रही थीं। क्या रे वास्तव में बैंकरप्ट नहीं था? क्या यह सब सिर्फ मेरा उसे टेस्ट करने का तरीका था और वह फेल हो गई? नहीं, इम्पॉसिबल। मैंने उसे छोड़ दिया था। अब वह मेरे लिए कुछ नहीं है। सिरीना सिर झटक कर इन विचारों को दिमाग से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को शांत भी नहीं कर पाती कि किरण पवेलियन के डोर से अंदर आते दो लोगों को देखकर उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। रे किरण पवेलियन के एंट्रेंस पर मैं और एलिस एक वेटर के साथ अंदर की ओर आ रहे थे। मेरी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। एलिस, हम तो बस जल्दी से कुछ खाने आए हैं। तुमने इतना फैंसी रेस्टोरेंट क्यों चुना? जो एलिस मेरे सामने हमेशा शाय स्वीट हार्ट की तरह रहती थी, वह यहाँ पूरी तरह कंफर्टेबल दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराकर कहती है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स के पास है और यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। और वैसे भी तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत एग्जॉस्टेड रहे हो। आज सुबह तुम्हें जगाने का भी मन नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ का बेस्ट स्टेक ऑर्डर कर रही हूँ। तुम्हें रिचार्ज होने की जरूरत है। ये कॉन्वर्सेशन सुनते ही सिरीना के भीतर भावनाओं का हरिकेन उठ खड़ा होता है। हम पहले ही ब्रेकअप कर चुके थे, फिर भी उसके भीतर गुस्सा जलने लगता है। सिरीना के मन की गहराई में वह अब भी अवचेतन रूप से मुझे अपनी प्रॉपर्टी मानती थी और वह यह सहन नहीं कर पा रही थी कि कोई और उस चीज को छुए जिसे वह अपना समझती है। मुझे एलिस के साथ इतनी इंटीमेटली चलते हुए, इतनी पर्सनल बातें करते हुए देखकर उसका खून खौल उठता है। खुद को रोकने से पहले ही वह बोल पड़ती है, रे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी को अपना नाम पुकारते सुनकर मैं आवाज की दिशा में देखता हूँ और वेटिंग एरिया में बैठी सिरीना को पहचान लेता हूँ। सिरीना ने साफ तौर पर आज रात अपनी अपीयरेंस पर काफी मेहनत की थी। उसने जो वर्साचे आउटफिट पहना था वह कभी मैंने ही उसे गिफ्ट किया था, लेकिन मेरे बगल में खड़ी एलिस की तुलना में सिरीना का फ्लैशी मेकअप थोड़ा ओवरडन लग रहा था। लुक्स और फैशन सेंस दोनों में एलिस उसे पूरी तरह पीछे छोड़ रही थी। अगर सिरीना एक केयरफुली स्टाइल्ड सोशलाइट थी, तो मेरे साथ खड़ी एलिस एक ऐसी प्रिंसेस थी जो ग्रेस के साथ पैदा हुई हो। सिरीना को देखते हुए मेरे मन में जटिल भाव उठते हैं। 3 साल का रिलेशनशिप और उसने मुझे सिर्फ एक रिडिक्युलस रूमर की वजह से छोड़ दिया था। यह कहना कि मुझे बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हुआ झूठ होगा। अगर मैं सचमुच बैंकरप्ट हो गया होता तो यह पल असहनीय रूप से ऑकवर्ड, शायद कड़वाहट से भरा होता। लेकिन मैं वास्तव में बैंकरप्ट नहीं हूँ और ऑयल फ्यूचर्स से मिलने वाली उस विशाल फॉर्चून के साथ जो बहुत जल्द मेरे हाथ में आने वाली है, मेरे अंदर दुनिया भर का कॉन्फिडेंस है। मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं झलकता। मैं सिरीना की तरफ देखता हूँ और ठंडे स्वर में कहता हूँ, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। मैं बस डिनर के लिए आया हूँ। इतना कहकर मैं सिरीना से नजर हटा लेता हूँ और एलिस के साथ उसके पास से आगे बढ़ जाता हूँ। जिस आदमी ने कभी उसकी हर बात मानी थी, उसे अब इतनी कोल्ड इंडिफरेंस के साथ व्यवहार करते देखना, उसकी आंखों में जरा भी अटैचमेंट न होना, दूसरी वुमन के साथ चलते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर न देखना, सिरीना के भीतर का गुस्सा पूरी तरह फट पड़ता है। वह अपना सारा कंपोजर खो देती है, तुरंत खड़ी हो जाती है और मेरा रास्ता रोक लेती है। मैं रुकता हूँ, भौहें सिकोड़ता हूँ और कहता हूँ, तुम चाहती क्या हो? सच कहें तो सिरीना खुद भी नहीं जानती कि वह क्या चाहती है। बस मुझे और एलिस को साथ खड़ा देखकर, इतने परफेक्ट मैच की तरह देखकर उसके भीतर आग लग जाती है। क्या तुम्हें बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए था? तुम इतने काल्म कैसे हो सकते हो? तुम बैंकरप्ट हो, फिर तुम्हारे साथ इतनी अमेजिंग वुमन क्यों है? बैंकरप्ट आदमी तो ब्रिज के नीचे सोते हैं। अगर तुम मुझसे दोबारा मिले हो तो तुम्हें रोना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, मुझसे वापस आने की भीख मांगनी चाहिए थी। लेकिन सेरीना के दिमाग के अंदर चल रहे इस पूरे सर्कस को कोई और नहीं देख सकता था। वेटर शांत भाव से आगे आता है, मेरे और सेरीना के बीच खड़ा हो जाता है और विनम्रता से पूछता है, मिस, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? अगर नहीं तो मुझे अपने गेस्ट्स को उनकी टेबल तक एस्कॉर्ट करना होगा। रेस्टोरेंट में शांति बनाए रखना जरूरी है। ऊंची आवाजों की वजह से आसपास के डाइनर्स का ध्यान पहले ही हमारी तरफ जा चुका था। लोग गर्दनें घुमाकर देखने लगे थे। इतने सारे स्टेयर्स के बीच सिरीना न पीछे हटना चाहती थी और न ही चुपचाप जाना चाहती थी। वह सीधे मेरी तरफ देखती है और वेटर से कहती है, क्या किरण पवेलियन रैंचिंग का सबसे अपस्केल रेस्टोरेंट नहीं है? क्या यहाँ ड्रेस कोड नहीं होता? तुम ऐसे कपड़े पहने आदमी को मेरे साथ उसी रेस्टोरेंट में खाने दे रहे हो? क्या इससे पूरे एक्सपीरियंस का स्तर नीचे नहीं जाता? क्योंकि मैं जल्दी में निकला था और मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक कैजुअल मील है, इसलिए मैंने सिंपल लाउंज वेयर पहन रखा था और पैरों में फ्लिप फ्लॉप्स थे। पूरा लुक बेहद कैजुअल था। सिरीना ने मेरा आउटफिट देख लिया था और उसे लगा कि उसे मुझे एम्बैरेस करने का मौका मिल गया है। वह अपने भीतर उबल रही इरेशनल फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहती थी। लेकिन सिरीना की कंप्लेंट सुनकर मेरे सामने खड़ा वेटर विनम्र मुस्कान के साथ कहता है, किरण पवेलियन का फिलॉसफी अपने गेस्ट्स की सर्विस करना है। कस्टमर इज किंग।
जब तक किसी गेस्ट का अटायर बेसिक डिसेंसी का उल्लंघन नहीं करता, तब तक हर व्यक्ति किरण पवेलियन में डाइनिंग के लिए वेलकम है। फिर वेटर एक पल रुकता है, हल्का सा मुड़ता है और सम्मान पूर्वक इलीज की ओर झुककर आगे कहता है, ये जेंटलमैन मिस इलीज के साथ आए हैं और मिस इलीज की मदर किरण पवेलियन की ओनर हैं, इसलिए मिस इलीज का कोई भी फ्रेंड हमारे लिए सबसे ऑनर्ड गेस्ट है। सिरीना का चेहरा सफेद पड़ जाता है, फिर हरा। वह शर्म से लगभग मर जाती है। उसका एम्बुश न केवल मुझे एम्बैरेस करने में फेल हो गया, बल्कि पूरी तरह उल्टा पड़ गया। यहाँ तक कि एक साधारण वेटर भी अपने गेस्ट की रक्षा में उसे इतनी मजबूती से जवाब दे रहा था। हंगामा और बड़ा होता जा रहा था और आसपास के डाइनर्स का ध्यान भी। कुछ लोगों ने तो फोन निकालकर रिकॉर्डिंग तक शुरू कर दी थी। पूरे रूम में विस्पर्स फैल रही थीं। देखो, पूरा सोप ऑपरा ड्रामा चल रहा है। लगता है दो विमेन एक गाय के लिए लड़ रही हैं। गाय थोड़ा हैंडसम है, लेकिन इसके अलावा तो काफी ऑर्डिनरी लगता है। थोड़ा हैंडसम? अगर तुम उसके आधे भी गुड लुकिंग होते तो मैं खुशी से झूम उठती। अगर मैं इतना हैंडसम होता तो दूसरी विमेन शायद तुम्हें मुझसे छीनने के लिए लड़ रही होती। इन बढ़ती हुई रिडिकुलस कमेंट्स को सुनकर मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और कहता हूँ, सिरीना, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सब खत्म हो गया। अब से हम एक दूसरे की लाइफ से दूर रहेंगे। ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज थोड़ी डिग्निटी रखो और मेरा रास्ता रोकना बंद करो। इतना कहकर मैं अपना आर्म इलीज के शोल्डर्स के चारों ओर रख देता हूँ, उसे अपने पीछे शील्ड करते हुए सिरीना के स्तब्ध चेहरे के पास से निकलकर सीधे डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ जाता हूँ। सिरीना एंट्रेंस पर अकेली खड़ी रह जाती है, जैसे कोई क्लाउन पूरी जान लगाकर परफॉर्मेंस दे रहा हो, लेकिन ऑडियंस पहले ही उठकर जा चुकी हो। जितनी ज्यादा नजरें उस पर टिकती जाती हैं, उतना ही वह यह सब सह नहीं पाती। आखिर वह गुस्से में पैर पटकती है, वेटिंग एरिया में वापस नहीं जाती और हैंडबैग झुलाते हुए बिना पीछे देखे किरण पवेलियन से बाहर निकल जाती है। आज सिरीना हर मायने में इलीज से पूरी तरह आउटक्लास हो चुकी थी। लुक्स, प्रेजेंस और फैशन, वह हर फ्रंट पर हार चुकी थी। फिर उसने सीन क्रिएट किया और लगभग वेटर द्वारा बाहर निकाले जाने की नौबत आ गई। सिरीना की स्किन चाहे कितनी भी थिक क्यों न हो, अब उसके लिए किरण पवेलियन में रुककर खाना खाना बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन सिरीना यह नहीं देख पाई कि जब वह गुस्से में बाहर निकली, तब टानिया, उसकी तथाकथित बेस्ट फ्रेंड, उसकी प्लास्टिक बेस्टी, पहले ही मेरे पीछे पीछे किरण पवेलियन के अंदर आ चुकी थी। सच तो यह था कि टानिया ने पूरा सीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरती है और वह अपनी हील्स खटखटाते हुए सिरीना के पीछे निकल जाती है। जहां तक उस छोटी सी इंसिडेंट की बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में अब उसके लिए एक भी रिपल बाकी नहीं है। सड़क पर निकाले जाने के बाद मैं सिरीना को उसकी असली सूरत में देख चुका हूँ। वेन, डिसलॉयल और ऐसी वुमन जो मुश्किल आते ही मुझे छोड़ दे। वह मेरी किसी भी भावना की हकदार नहीं है। जिस इंसान पर मेरा समय और भावनाएं खर्च होना चाहिए, वह इस समय मेरे सामने बैठी है, जिसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ कंसर्न है, क्या तुम ठीक हो? भले ही मेरा एक्सप्रेशन शांत था, फिर भी एलिस थोड़ी चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं मैं सिर्फ ब्रेव फेस तो नहीं लगा रहा। आखिर मेरा अभी अभी सिरीना से ब्रेकअप हुआ था और मुझे सबसे ह्यूमिलिएटिंग तरीके से बाहर निकाला गया था। कोई भी इंसान उसके बाद पूरी तरह अनफेज्ड नहीं रह सकता, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। मैं सचमुच मूव ऑन कर चुका था। मैं एलिस की ओर मुस्कुराकर कहता हूँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे दिल में सिरीना हमेशा के लिए पास्ट बन चुकी थी। उसके जैसी वुमन उन भावनाओं की हकदार नहीं थी जो मैंने उसे दी थी। बस एक बात का अफसोस था कि मैंने इतने साल ऐसे इंसान पर बर्बाद कर दिए। मेरी बात सुनकर एलिस रिलैक्स हो जाती है और उसके दिल में एक सीक्रेट थ्रिल जाग उठता है। इतने वर्षों तक भले ही हमारा कांटेक्ट लगभग न के बराबर रहा हो, एलिस मुझे चुपचाप देखती रही थी, मुझे सीक्रेटली लाइक करती रही थी। यही वजह थी कि जैसे ही उसे पता चला कि मुझे बाहर निकाल दिया गया है, वह तुरंत मुंह तक पहुंच सकी और मुझे अपने यहाँ मूव इन करने का ऑफर दे सकी। अब जबकि मैं सिरीना के लिए अपनी सारी फीलिंग्स छोड़ चुका था, क्या इसका मतलब नहीं था कि आखिरकार एलिस का चांस आ गया है? जब उसका दिल खुशी से उड़ रहा था, मैं बोल पड़ता हूँ, उसकी बात छोड़ो, अपने बारे में बताओ। ग्रेजुएशन के बाद से हमने ज्यादा बात नहीं की। इन सालों में तुम क्या कर रही थी? कॉलेज के दौरान शायद अपनी क्वाइट पर्सनैलिटी की वजह से एलिस कभी ज्यादा नोटिस नहीं हुई थी। ग्रेजुएशन के बाद तो वह पूरी तरह मेरे सोशल सर्कल से गायब हो गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। लेकिन कुछ ही सालों में वही साधारण एलिस अब रंगचांग के सबसे एक्सक्लूसिव कॉम्प्लेक्स में रहती थी और ऐसे क्लोथ्स पहनती थीं जिनकी कीमत एक छोटी फॉर्च्यून के बराबर थी। इससे मेरे भीतर सचमुच जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि वह वास्तव में कौन है। कॉलेज के बाद मैं 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम के लिए वापस गई और लॉ में स्विच कर लिया। फिर मैंने डेहंग लॉ फर्म ज्वाइन किया और लॉयर बन गई। अब मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है और मैं ऑफिशियली फुल अटॉर्नी हूँ। एलिस का जवाब सुनकर मैं सचमुच स्टन्ड रह जाता हूँ। उसने यह बात ऐसे कही जैसे इसमें कुछ खास न हो, लेकिन मैं जानता था कि यह बिल्कुल साधारण नहीं है। डेहंग लॉ फर्म रंगचांग ही नहीं
बल्कि शायद पूरे कंट्री की सबसे बड़ी लॉ फर्म थी। उसकी रेपुटेशन बहुत बड़ी थी। किसी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए सीधे डेहांग में एंट्री मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। आमतौर पर तुम्हें दूसरी फर्म्स में सालों तक एक्सपीरियंस जुटाना पड़ता, अपना नाम बनाना पड़ता, तब जाकर डेहांग में आने का चांस मिलता। आखिर डेहांग वह जगह थी जहां कंट्री के सबसे एलीट लॉयर्स जमा होते थे। नेशन के कई हाई प्रोफाइल केसेस के पीछे डेहांग का नाम मिलता था। एलिस जैसी फ्रेश ग्रेजुएट जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस था, अगर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वहां एंट्री पा गई तो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन था। एलिस के पास पावरफुल कनेक्शंस थे। लीगल प्रोफेशन में सिर्फ लॉ का नॉलेज काफी नहीं होता, सोशल रिसोर्सेज और हर सेक्टर में रिलेशनशिप्स भी चाहिए होते हैं। डेहांग ने एलिस के बैकग्राउंड के पीछे की ताकत को पहचान लिया था और उसे तुरंत रिक्रूट कर लिया था। लेकिन एलिस यह नहीं बताती कि वह अंदर कैसे पहुंची। इसके बजाय वह मेरी ओर मुड़कर पूछती है, और तुम, ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए तुम्हें अपार्टमेंट और कार बेचनी पड़ी और जिसकी वजह से हर कोई कह रहा है कि तुम बैंकरप्ट हो गए? तभी फूड आ जाता है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं खाते खाते जवाब देता हूँ, मैंने सब कुछ इसलिए बेचा क्योंकि मैं इंटरनेशनल फ्यूचर्स में एक प्ले करना चाहता था। तुम जानती हो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सीरियस कैपिटल चाहिए होती है, नहीं तो बड़े प्लेयर्स तुम्हें पूरी तरह फ्लीस्ड कर देते हैं। मेरा जवाब सुनकर एलिस के चेहरे पर सरप्राइज चमक उठता है। क्या तुमने अपार्टमेंट और कार बेच दी और सारा पैसा फ्यूचर्स मार्केट में डाल दिया? फ्यूचर्स में ऑल इन चले गए? ये तो बेहद रिस्की है। एलिस फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट की तुलना में इंटरनेशनल फ्यूचर्स कहीं ज्यादा वॉलेटाइल होती है। पोटेंशियल रिटर्न्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ चलते हैं। जितना बड़ा रिवॉर्ड उतना बड़ा रिस्क। एक गलत मूव और सब कुछ खत्म। तुम्हारी पूरी फॉर्चून मिट सकती थी, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकती थी। एलिस की शॉक और वरी का सामना करते हुए मैं मुस्कुराकर समझाता हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूँ। एक मेजर कमोडिटी होने के कारण ये दूसरी फ्यूचर्स की तुलना में वास्तव में ज्यादा स्टेबल है। रिस्क काफी कम है। ये सच था कि क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में रिस्क अपेक्षाकृत कम था, लेकिन स्टॉक मार्केट की तुलना में रिस्क फिर भी काफी ज्यादा था, और उसके ऊपर मैंने 50 टाइम्स लेवरेज भी लगा रखा था। अगर आंसर जर्नल ने मुझे इनसाइडर नॉलेज और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी न दी होती तो इतना अग्रेसिव मूव फाइनेंशियल सुसाइड से कम नहीं होता। तुमने इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खरीदी? कब खरीदी? एलिस इंटरनेशनल अफेयर्स और ऑयल मार्केट पर नजर रखती थी। आखिर दशकों से शांति में रह रही दुनिया का अचानक इतने बड़े स्केल की वॉर में फट पड़ना हर किसी के लिए शॉकिंग न्यूज था। क्रूड ऑयल प्राइसेस के स्काई रॉकेट करने की खबर पूरे दिन हर न्यूज चैनल पर छाई हुई थी, और मैंने क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खरीदी थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि एलिस को याद था कि मैंने वॉर शुरू होने से पहले ही अपार्टमेंट और कार बेच दी थी। अगर वॉर से पहले ही मैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में ऑल इन चला गया था, तो अब ऑयल प्राइसेस के एक्सप्लोजन के साथ मैंने जरूर भारी फॉर्चून बना ली होगी। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं छिपाता। मैं सीधे कहता हूँ, मैंने वॉर शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खरीदी थी, और बाय इन करते समय एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए 50 टाइम्स लेवरेज भी लिया था। ये सुनते ही एलिस पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। वह मुझे घूरती है, उसके रोजी लिप्स अनजाने में खुल जाते हैं। मैंने न केवल वॉर से पहले क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खरीदी थी, बल्कि उसके ऊपर 50 टाइम्स लेवरेज लगाने की हिम्मत भी की थी। एक ऐसा मूव जिसे केवल इनसेन कहा जा सकता था, और यही इंसैनिटी मुझे अनइमेजिनेबल रिटर्न्स देकर गई थी। अब एलिस की आवाज सचमुच कांप रही थी। 50 टाइम्स लेवरेज? तुम्हारा स्टार्टिंग कैपिटल कितना था? 4 मिलियन। एलिस क्रूड ऑयल प्राइस ट्रेंड्स को फॉलो कर रही थी। वह दिमाग में जल्दी से कैलकुलेशन करती है और रफ नंबर निकाल लेती है। तो अभी तक तुम्हारे रिटर्न्स 100 मिलियन से भी ऊपर होंगे। रंगचंग के सबसे फाइन कॉम्प्लेक्स में रहने और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की सूट पहनने के बावजूद एलिस उस नंबर से हिल जाती है। 100 मिलियन। हाँ, कुछ बिलियनियर्स मजाक में इसे सिर्फ एक स्मॉल गोल कहते हैं, लेकिन इस प्लैनेट पर रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए यह एक अनरीचेबल ड्रीम है, और मैंने यह सिर्फ कुछ दिनों में कर दिखाया था। इतनी तेजी से ऐसी फॉर्चून कमाना और ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, इसके लिए कैसी कॉन्फिडेंस चाहिए होती है। टेबल के उस पार बैठे मुझे देखते हुए, जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, एलिस का दिल डगमगा जाता है, जैसे मेरा पूरा अस्तित्व चमक रहा हो। यही वह आदमी था जिसे एलिस इतने वर्षों से दिल में बसाए हुए थी। एक जेन्युइन स्माइल एलिस के चेहरे पर फैल जाती है। वह सचमुच मेरे लिए बेहद खुश थी। वह अपना वाइन ग्लास उठाती है, मेरी तरफ बढ़ाती है और कहती है, यह इनक्रेडिबल न्यूज है रे, कांग्रेचुलेशंस। मैं खुशी से अपना ग्लास उठाता हूँ और धीरे से उसके ग्लास से टकराता हूँ। थैंक यू, और मुझे उस समय शेल्टर देने के लिए भी थैंक यू, जब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। एलिस मुस्कुराकर सिर हिलाती है। ओ, टीज करना बंद करो। अब तुम्हारी वर्थ 100 मिलियन से भी ज्यादा है। इतने पैसे के साथ तुम कहीं भी जा सकते हो। मैं हंसकर जवाब देता हूँ, मेरी नेटवर्थ भले ही 9 फिगर्स की हो, लेकिन वह सारा पैसा फ्यूचर्स मार्केट में फंसा हुआ है। मैं उसे अभी स्पेंड नहीं कर सकता।
सच कहूं तो जब मैंने तुम्हें कॉल किया था मैं फ्लैट ब्रोक था। अगर तुमने मुझे अपने यहाँ न रखा होता तो मैं सचमुच सड़क पर सो रहा होता। हाफ सीरियस और हाफ जोकिंग अंदाज में मैं आगे कहता हूँ, ये ग्लास ऑफ वाइन मेरे सेवियर के नाम। बोरोड वाइन से टोस्ट, चीयर्स। मेरी हरकतों पर एलीज हंस पड़ती है। चीयर्स। हम दोनों ग्लास उठाकर पी जाते हैं। आधा ग्लास रेड वाइन खत्म करने के बाद एलीज के फेयर और डेलिकेट फेस पर दो रोजी ब्लशेस खिल उठते हैं जो उसे हल्का टिप्सी चाम दे रहे थे। वह आगे पूछती है, तुम पहले ही इतना कमा चुके हो, कैश आउट कब करने वाले हो? मैं जवाब देता हूँ, थोड़ा और वेट करूंगा। जब तक वॉर खत्म नहीं होती ऑयल प्राइसेस में अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है। फिर मैं मुस्कुराकर जोड़ता हूँ, क्या बात है, अब जब तुम्हें दिख गया कि मेरे पास रहने की जगह है तो क्या तुम मुझे जल्दी से किक आउट करना चाहती हो? एलीज तुरंत घबराकर सिर हिलाती है। बिल्कुल नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रही। तुम जितना चाहो मेरे यहाँ रह सकते हो, फॉरएवर भी रह सकते हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं एलीज को एहसास हो जाता है कि यह सुनने में कैसा लगा। उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है और वह सिर झुका लेती है। उसे इतना एडोरेबल देखकर मैं हंस पड़ता हूँ। किसी छोटे एनिमल को टीज करने जैसा गिल्टी प्लेजर महसूस हो रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये तुम्हारे ही शब्द हैं, अब मैं यहीं टिकने वाला हूँ। इतनी अच्छी जगह है, मैं सच में हमेशा यहीं रहने वाला हूँ। मेरी हाफ जोकिंग हाफ सीरियस बात सुनकर एलीज अचानक अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखों में कुछ और गहरा चमकता है और वह अपनी सारी करेज जुटाकर कहती है, डील। अगले लगभग 2 हफ्तों तक मैं लगभग पूरी तरह एलीज के घर पर ही रहता हूँ, इंटरनेशनल सिचुएशन और क्रूड ऑयल प्राइस मूवमेंट्स पर नजर रखते हुए। जैसे जैसे वॉर की स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स प्राइसेस बिल्कुल उसी तरह स्टेबलाइज होने लगती है जैसा आंसर जर्नल ने प्रिडिक्ट किया था। क्रूड ऑयल अब $150 पर बैरल तक पहुंच चुका था और उसी स्तर के आसपास स्टेबल ऑसिलेशन कर रहा था।